आइए बढ़ते आगे और वक्त अब पिक ऑफ द डे का। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं तैयार, स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, आज बाजार में जिस तरह से हमने पहले मतलब कल से पहले के 2-3 दिनों में एक धुआंधार तेजी देखी, उसके बाद कल थोड़ा ठहराव था, तो वो स्वाभाविक था। और उसमें भी अच्छी बात ये थी कि कल जो मिड कैप इंडेक्स है वो कल भी पॉजिटिव था, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स ने अच्छा किया। तो मैं बाजार पे बुलिश ही हूँ और मुझे लगता है ये जो गिरावट है बाजार में, ये बिल्कुल खरीदारी करने के मौके है। यहाँ से हम आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी बाजार में देखेंगे। बाकी आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा जीएमआर इंफ्रा, जो कि कल फ्यूचर्स बंद हुए 30 रुपए 45 पैसे पे। इस पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का इसमें टारगेट रहेगा 31.5 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 29 रुपए 70 पैसे। ओके, जीएमआर इंफ्रा पे खरीदारी करने की राय। 30 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ है ये स्टॉक, यहां पर तेजी करें और टारगेट रखिए 33 रुपए के आसपास का। ये है 31.50 का, माफ कीजिएगा, 31.50 का टारगेट डे पिक के हिसाब से। और जीएमआर इंफ्रा रिकमेंड करने के लिए मेरे बजाय आप सीधे किरण जी शो में भी है, और कल के क्लोजिंग शो में शो खत्म करने के पहले का आखिरी पिक किरण जी का जीएमआर था। किरण जी का ही नहीं, सबका ही, तो आखिरी पिक जीएमआर ही थी। तो कल की आखिरी पिक भी जीएमआर, आज की पहली पिक भी जीएमआर। किरण जी धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो आपको और दीप को वेरी गुड मॉर्निंग। सेठी जी ने जो आज दिया है सही में टेक्निकली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे रेंज से निकला है। और जैसे मैंने कहा था कल का आपको कॉल ऑप्शन दिलाया था 30 रुपए का, लगभग 1 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास, 1 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस था। और टारगेट्स के लिए मैंने 3 रुपए के दिए थे। लगभग नहीं डबल ही ऑप्शन ट्रेड होता नजर आ जाएगा 1-2 दिनों में। और जिस तरीके के लॉट्स है अनिल जी, इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टर्स का बिल्कुल बनता नजर आएगा। ओके, चलिए, तो जीएमआर इंफ्रा खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से भी। किरण जी, इसके अलावा आज आपकी पिक ऑफ द डे? देखिए, मैं कैश का स्टॉक लाया हूं और वो भी इंफ्रा का ही है, पीएनसी इंफ्रा। ये इस पे ध्यान देना चाहिए। ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, कल अच्छे खासे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम से निकला है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। कल जीएमआर इंफ्रा, आज पीएनसी इंफ्रा ने ब्रेकआउट दिया है। 330 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 338 का क्लोज है। मुझे लगता है कि 350 के आज के टारगेट्स पर पोजिशनली मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मूव, यानी 375 380 के लेवल्स 1-1.5 हफ्ते में देखने को मिलेंगे। तो जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है इधर। बिल्कुल, तो शानदार चार्ट पैटर्न के साथ पीएनसी इंफ्रा में करें खरीदारी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज? अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है रेडिको को। सबसे पहले अनिल जी आपको और दीपांशु को सुप्रभात। अनिल जी, खरीदारी करनी है रेडिको में, जिसमें कि कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जिस प्रकार की तेजी अनिल जी हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स में और साथ ही यूबीएल में देखी है, मुझे लगता है इसमें रेडिको भी पार्टिसिपेट करेगा आज। तो खरीदारी की राय है 860 रुपए पर 860 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 925 रुपए का, दूसरा टारगेट 940 रुपए का। रेडिको में खरीदारी की राय। तो मंजिल जी पूछ रहे हैं रेडिको के तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, कौन सा वाला खरीदना है? अनिल जी देखिए, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ज्ञानी हूं अनिल जी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है वो सब बंसल जी से मिली अनिल जी। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी पहले तो सुप्रभात आपको, दीपांशु को, सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को। बट अनिल जी एक चीज बताइए कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं तो आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए। आज के इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर इग्नोरेंस की अनिल जी कोई जगह नहीं है। मतलब कि इतने अच्छे, मतलब कि इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट पैनलिस्ट के बीच में बैठे हुए हैं, तो मतलब कि ये कुणाल जी की इग्नोरेंस की अनिल जी मतलब कि कोई जगह नहीं है। मतलब कि उनको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। एक अच्छा सा सेशन लीजिए, इनके घर पे जाइए, आप डिनर पे आप इनको बुलाइए और अच्छे से। बात तो सही है, देखिए बंसल जी कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उनका सेवन करें, लेकिन नॉलेज रखने में बुरे बिल्कुल हर्ज नहीं है।
चलिए बताइए सर, बंसल जी आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। देखिए अनिल जी, मेरी पसंद का शेयर है फाइजर। फाइजर पर खरीदारी की राय है, खरीदना है। स्टॉप लॉस है 5750, 5750 का स्टॉप लॉस है, 6050, 6050 का टारगेट है। और अनिल जी ये इसलिए दे रहा हूं कि अनिल जी मेरे मित्र कुणाल जी जैसे काफी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया और वो फाइजर की वैक्सीन की वेट करा रहे हैं। अनिल जी कुणाल जी के लिए मैंने कल भी स्लॉट बुक कराया था और वो कह रहे मैं फाइजर का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो मैंने चैनल चेक करा, कुणाल जी जैसे मतलब कि काफी लोग हैं जो फाइजर की वैक्सीन की वेट कर रहे हैं। जोक्स अपार्ट अनिल जी, टेक्निकली चार्ट काफी बढ़िया है और ये स्टॉक एक काफी बड़ा उछाल आज नहीं तो आने वाले 2-3 दिन में दिखाएगा। ओके, तो फाइजर है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आई 6050 तक के टारगेट पे। सेठी साहब ने भी जीएमआर इंफ्रा बताया, लेकिन सेठी साहब के पास वायदा कारोबार की लंबी लिस्ट रहती है। सेठी साहब और कोई स्टॉक्स जो आज आपके रेडार पर है जहां खरीदारी या बिकवाली की कोई राय आपकी वायदा कारोबार में से? बिल्कुल अनिल जी, 3 और स्टॉक देना चाहूंगा। जो जीएमआर इंफ्रा के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है औरोबिंदो फार्मा, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। इस स्टॉक में आज मुझे लगता है अच्छी तेजी बननी चाहिए। मेरा आज का इसमें टारगेट है 750 रुपए का। फिर जो तीसरा स्टॉक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग स्टॉक्स बिल्कुल फोकस में है। कल हमने देखा दमदार तेजी सभी जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें देखने को मिली। मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अच्छा करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स आज की रैली को लीड करने चाहिए वापिस से। और आज तो कुछ खबरें भी पॉजिटिव है कि इनकी कुछ वीडियोकॉन ग्रुप के खिलाफ जो अर्जी थी उसको मंजूर भी कर लिया गया है। तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने का मौका है। और फाइनली रैमको सीमेंट एक अच्छी सीमेंट स्टॉक है, साउथ इंडिया बेस्ड, और इसमें भी मुझे लगता है बिल्कुल तेजी के ट्रेंड में ही है स्टॉक और तेजी में रहना चाहिए। इस स्टॉक में भी कल के लेवल्स पे क्लोजिंग लेवल्स जो 1015 के हैं उसके आसपास मिले, डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो एसबीआई और रैमको सीमेंट दो और स्टॉक हैं जो सेठी साहब को पसंद है खरीदारी करने के लिए आज से। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है, उसी पर बढ़ते हैं आगे। हीरो मोटोकॉर्प, ये है वो स्टॉक जहां पर थोड़े से आंकड़े कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। किरण जी इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या स्टॉक नीचे गिर सकता है? जिस तरह के मंथली सेल्स नंबर्स आए थोड़े खराब नजर आ रहे हैं। 22% बिक्री घटी है इनकी और उम्मीद के मुकाबले में काफी कमजोर आंकड़े। अनिल जी, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहां से मैंने शॉर्ट कॉल दिया था वही टेस्ट वापस होता नजर आ रहा है। उधर से वापस नीचे ही आना चाहिए। लॉन्गर टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो पिछला स्विंग बॉटम रहेगा जो कि लगभग 26-30-35 के आसपास है। पर ये अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिलेगी। अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड अभी काफी बड़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन से परहेज रखें और शॉर्ट पोजीशंस के लिए अगर ट्रेड करना ही है तो मेरा मानना है कि 2730 के नीचे कंसिस्टेंटली रहता है ये स्टॉक, तो ही शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। फिलहाल शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय आपकी थोड़े से नीचे के लेवल पर, अगर टूटे तो आप करिए शॉर्ट। आइए एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए सेठी साहब से। सेठी साहब, वेदांता 18.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड आया है, क्या है आपकी सलाह? बिल्कुल अनिल जी, इंतजार ही कर रहा था कि इस स्टॉक के बारे में आप आएंगे मेरे पास जरूर। आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है और आपने भी कई बार रिकमेंड किया है, और जितनी बार रिकमेंड किया है उतनी बार निवेशकों के पैसे बने हैं। और एक बात तो वापस रिपीट करनी पड़ेगी, कैसे कर लेते हैं आप, बिकॉज मुझे याद है 2-3 दिन से मैं आपको सुन रहा हूं, आपने बिल्कुल लॉजिकली इसको बताया कि इसमें जो डिविडेंड आएगा वो एक स्पेशल डिविडेंड होगा, इन द सेंस 5% के ऊपर का डिविडेंड होगा। और देखिए स्टॉक में कल इस कंपनी ने 18.5 रुपए का डिविडेंड दिया, और जो कि एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। बिकॉज कल जिस तरह से ये स्टॉक बंद हुआ, 4-5 रुपए की कमजोरी के साथ बंद हुआ, हालांकि मेटल स्टॉक्स में ही वीकनेस थी, बट इतने बड़े इवेंट के पहले भी ये स्टॉक वीक बंद हुआ, क्योंकि बाजार ये मान रहा था कि एक तो डिविडेंड छोटा होगा और दूसरा चूंकि ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीटिंग डिफर हुई थी तो वैसा कुछ नहीं हो जाए, तो बाजार इस पे बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था। बट आपका बिल्कुल एक नजरिया था कि इसमें स्पेशल डिविडेंड आएगा और वो आया भी। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव सरप्राइज के तौर पे इसको देखना चाहिए। स्टॉक आज गैप अप खुलना चाहिए, मुझे लगता है 308-10 के लेवल्स आज बिल्कुल आने चाहिए। बाकी मेरा इस स्टॉक पे निवेशकों से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि इस स्टॉक को बिल्कुल रखना चाहिए, भले ही वो एफएनओ में हो। एफएनओ वालों को भी इसका, जैसे ये 7 तारीख को इसकी लास्ट डेट रहेगी, जब आप खरीदेंगे तो आपको बोनस के लिए एंटाइटलमेंट होगा जो कैश मार्केट के बायर्स है, बिकॉज 8 तारीख की सुबह एक्स डिविडेंड हो जाएगा, 9 तारीख की रिकॉर्ड डेट है।
तो 8 तारीख को जब एक्स डिविडेंड हो जाएगा तो एफएनओ वालों को तो क्रेडिट मिल जाएगा 18.5 रुपए का, बिकॉज प्रीवियस डे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से वो क्रेडिट आ जाएगा, और कैश मार्केट में बने हुए उनको डिविडेंड की जो डेट रहेगी उस दिन उनके खाते में डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। मुझे लगता है डिविडेंड का ये जो 18.5 रुपए का डिविडेंड भी लोगों को आ जाएगा, तो उससे उनके जो आपके रिकमेंडेशन पे या मेरे रिकमेंडेशन पे या बाकी सिमी जी भी आजकल लगातार इस स्टॉक को रिकमेंड करती आ रही है, तो मुझे लगता है उनकी जो कॉस्ट है वो भी 18.5 रुपए से कम हो जाएगी। और बाकी अनिल जी इसमें आगे भी मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मेटल स्टॉक्स पे सेक्युलर बुल रन है। ये जो गिरावट आई है ये भी खरीदारी करने का ही मौका है सभी मेटल स्टॉक्स में, और खास करके वेदांता में तो आने वाले दिनों में हो सकता है हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड डिफर हुआ है वो वापिस से आ जाए, और चूंकि वेदांता उसमें 60% हिस्सेदारी रखता है तो उसको बड़ा फायदा होगा हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड से। और हिंदुस्तान जिंक से भी मैं अच्छे डिविडेंड की उम्मीद करता हूं, बिकॉज सरकार की उसमें 29% की हिस्सेदारी है और सरकार चाहेगी कि मैक्सिमम डिविडेंड उससे एक्सट्रैक्ट हुए। तो ऑल इन ऑल आगे भी काफी पॉजिटिव है, तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि इसमें बने रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब बाकी किसी का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है और कल लकीली किसी ने खरीदा है तो आज गैप अप मिलेगा तो उसमें थोड़ा बहुत अगर ट्रेड के हिसाब से प्रॉफिट बुक करे और नीचे में वापस खरीदारी का इंतजार करे तो दैट वुड बी हिज कॉल, बट आई वुड मेंटेन अ होल्ड ऑन वेदांता और इवन बाय व्हेन इट करेक्ट्स। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय, वेदांता में खरीदारी करें, बने रहें, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो जो हम बात कर रहे थे 310 रुपए के आसपास के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, अदरवाइज आप बने रहें, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आइए बढ़ते आगे, राजेश पालिया साहब हमारे साथ हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आज का आपका पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आज के लिए जो स्टॉक हमें यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट का। ये स्टॉक में एक तेजी कंटिन्यूटी बनी हुई है और जिस तरीके से कल के सेशन में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, इवन यूनाइटेड स्पिरिट एज वेल एज यूबीएल दोनों ही स्टॉक में काफी अच्छा एडिशन देखने को मिला, तो हमें लगता है यहाँ से मैकडॉवेल को बाय करना चाहिए। यहाँ से 735 के आसपास क्लोज हुआ है, हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए 755 760 तक के टारगेट इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 725 के स्टॉप लॉस से यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिए नजर। कल भी क्लोजिंग शो में यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपके लिए कॉल सी, यूनाइटेड ब्रूरीज पर भी फोकस आ रहा था। आज रेडिको खेतान भी कुणाल जी ने रेकमेंड किया है, तो लिकर स्पेस पर एक्शन बाजार का दोबारा बनते हुए दिख रहा है। लिकर स्टॉक्स तो एक्शन में है ही, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए अभी अभी एक खबर आ रही है, कनाडा में इन्होंने एक कैंसर की दवा लॉन्च करी है और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा रिवाइवल निचले स्तरों से डॉक्टर रेड्डीज पर आया। कल एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी काउंटर पर। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ली जाए। बंसल जी, डॉक्टर रेड्डीज क्या बाउंस बैक के लिए तैयार है? देखिए दीपांशु, ऑलरेडी नीचे से एक बाउंस बैक बना हुआ है टेक्निकली। अब यहाँ पर ऊपर में 4760 के अराउंड चल रहा है, 4820 4825 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। जब ये नतीजों के बाद स्टॉक गिरा था, बॉटम लग चुका है। नीचे में 4680 4700 एक सपोर्ट है, तो लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, करेक्शन पे लेना चाहिए, या ऊपर में जब 4820 4825 की नेकलाइन टूटे तब लेना चाहिए। नीचे में अगर ये स्टॉक 4720 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे लेवल्स हैं, उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज, नजर रखते हैं इस काउंटर पर। पालवे साहब, जरा स्पार्क सन फार्मा एडवांस्ड इस पर भी अपनी राय दें। 1800 करोड़ रुपए ये जुटाने जा रहे हैं, राइट्स इशू इक्विटी QIP के जरिए ये किया जा सकता है। स्पार्क की चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु जी, स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला मंथली सेटअप के हिसाब से। तो स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन होने के बाद जो कंटिन्यूटी बनी हुई है तेजी की, हमें लगता है कि यहाँ से और भी अपसाइड यहाँ से बनती हुई दिखेगी। इवन अगर मैं वीकली सेटअप देखूं तो स्टॉक में जिस तरीके से अभी ट्रेंड बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में 326 से लेकर 330 ये लेवल तक ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे भी जो पोजीशन ले रहे हैं यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे करंट लेवल से 295 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पोजिशनल बेसिस पे 330 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है, इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, तो पॉजिटिव सेटअप है और लॉन्ग कर सकते हैं। स्पार्क रखते हैं इस पर नजर आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेठी साहब, मिंदा कॉर्प, इस पर अपनी नजर दें।
सब्सिडरी कंपनी इनकी स्पार्क मिंदा ग्रीन मोबिलिटी ने EVQ पॉइंट करके एक कंपनी के साथ करार किया है, 26% हिस्सेदारी खरीदेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इनकी भी एंट्री है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस ये कंपनी बनाती है जिसमें ये 26% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। कैसे समझे मिंदा कॉर्प को? कल क्लोजिंग में शायद बाजार को ऑलरेडी इंडिकेशन इसका आ गया था क्योंकि स्पाइक होकर 3% ऊपर बंद हुआ। बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार कंपनी है ऑटो कंपोनेंट स्पेस से और ईवी को प्ले करने के लिए एक परफेक्ट कंपनी है और इनकी जो ग्रुप कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज भी एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, या मिंडा कॉर्प में तो आज मुझे लगता है गैप अप खुलेगा, फिर इंतजार करना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करें। इन दोनों स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ और मीडियम से लंबी अवधि में यहाँ से बहुत ही अच्छे अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बढ़िया अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में आपको आते हुए दिख सकते हैं। मिंदा कॉर्प मोर इंपॉर्टेंटली उस पर रखिए नजर, पर मिंदा इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा और हमने यहाँ पे एक्शन भी बनते हुए देखा है। एक और ऑटो एंसिलरी महिंद्रा CIE, किरण जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं। यहाँ पर अकेसिया पार्टनर्स ने करीब 1.8% इक्विटी बेची है, अपनी हिस्सेदारी अब 4% तक घटा ली है इन्होंने। चार्ट्स क्या कहती है महिंद्रा CIE की सर? दीप, लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, पर पिछले कई दिनों में हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी 280 से 210 तक, जो पुल बैक रैली आई जो कि सिर्फ सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन तक गई। तो ये कुछ खास संकेत नहीं मिलते हैं। 250 बहुत बड़ा बैरियर रहेगा इस काउंटर के लिए। 250 के ऊपर ही तेजी करने की सलाह होगी अगर इसके लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। तब तक के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। वापस एक बार 210 220 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा CIE। नजर रखिए किस तरह का एक्शन रहेगा। कुणाल जी, टानला प्लेटफॉर्म्स, काफी समय से इस पर बात नहीं हुई है। बायबैक इन्होंने अपना पूरा कर दिया है, करीब 7 लाख शेयर्स खरीदे हैं 921 के भाव पर और 65 करोड़ में पूरा बायबैक जो इनका था वो खत्म हो गया है। काफी समय से चर्चा नहीं हुई है, क्या चल रहा है सर टानला प्लेटफॉर्म्स के चार्ट पर? देखिए, एक बहुत जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली दीपांशु। उसके बाद पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक बिल्कुल रेंज बाउंड है, लेकिन मुझे ये स्टॉक बड़ा पसंद है। मुझे लगता है कि इसमें जैसे ही मोमेंटम बनेगा ये स्टॉक आपको 4 डिजिट्स में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर भी गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें और जैसे ही स्टॉक 1000 की बाधा को पार करेगा इसमें आपको 20 से 30% की तेजी देखने को मिलेगी। तो गिरावट में टानला अक्यूमुलेट करने की मेरी राय। ओके, तो थोड़ा कंसोलिडेशन में रहा है पर गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी। ये है आपके लिए टानला प्लेटफॉर्म्स पर सलाह। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे UBL है। 1600 तक के मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1530। ओके, तो 1600 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। यूनाइटेड ब्रूरीज, एक बार फिर से लिकर स्टॉक्स, कल क्लोजिंग में भी कॉल्स आई थी, आज सुबह पिक ऑफ द डे के तौर पर भी आ रही हैं कॉल्स यहाँ पर। सिटी साहब, कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं लिकर स्पेस में? सडनली इंटरेस्ट आ रहा है क्या? ये फेस्टिव सीजन की वजह से थोड़ा चेयर बैठा है या कंजम्पशन को लेकर कुछ एक्शन है? क्या चल रहा है सर लिकर स्पेस में? दीपांशु, गलत सेक्टर के बारे में आपने पूछ लिया है, बट ये स्पेस में स्टॉक्स में तो बेहद अच्छी तेजी दिख रही है। यूनाइटेड ब्रूवरीज है, रेडिको खैतान, मैकडॉवेल, सब में अच्छी तेजी हो रही है। हो सकता है ये जो फेस्टिव सीजन, हालांकि हम तो ये मानते हैं कि इन फेस्टिव सीजन में लिकर का कंजम्पशन कम होना चाहिए जो हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, बट स्टिल ये ओपनिंग अप थीम का भी एक असर हो सकता है। बाकी और कुछ नया कुछ सेक्टर के लिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ऑल इन ऑल सभी स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और इनमें बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो अप ट्रेंड में है लिकर स्पेस, नजर रखिए। और लगातार आपके लिए कॉल्स भी आती हुई दिख रही हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, ये सारे स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिखेंगे। एक्शन है भरपूर। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां भले ही सुस्ती आपको दिख रही है SGX निफ्टी में, लेकिन वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन देखिएगा एक्शन भरपूर। क्या 17,000 को होल्ड कर पाएंगे और क्या 17,200 की तरफ फिर से बढ़ पाएंगे?
ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारा एक्शन है, तैयार है आपके लिए फर्स्ट ट्रेड। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल बाजार थोड़े मिले जुले आपको दिख रहे हैं। कल थोड़ा कंसोलिडेशन डाउ में एक बार फिर से दिखा। आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स हल्की सुस्ती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। एशिया में भी ऊपरी स्तरों से आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। हैंगसेम अब हो गया है सपाट, हालांकि चाइना आधा % ऊपर है। और SGX निफ्टी पर भी रखिए नजर, मामूली गिरावट के साथ 17,100 के जस्ट नीचे कर रहा है ट्रेड। आइए डालते हैं नजर कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं जो आज एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। ओके दीप, तो सबसे पहले तो वेदांता यहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि 18.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड जो है इस कंपनी ने ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को रिकॉर्ड डेट है। वही हीरो मोटोकॉर्प कुल बिक्री जो है उसमें 22% की गिरावट आई है। आयशा मोटर्स की कुल बिक्री में करीब 9% साल दर साल की गिरावट देखी गई है। मिंडा कॉर्प सब्सिडरी स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी ने EVQ पॉइंट सोल्यूशंस में करीब 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। सन फार्मा जापान की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसमें इस कंपनी ने अपना जो हिस्सा है पूरा हिस्सा 23.4 करोड़ रुपीस में बेच दिया है। और कोल इंडिया पे नजर रखिएगा, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि जो थर्मल पावर प्लांट से उनको कोयला नहीं मिल रहा है। अगस्त में कोल के जो प्रोडक्शन है उसमें 14.6% की बढ़ोतरी हुई है और जो ऑफटेक है उसमें 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए, तो जो कोल शॉर्टेज चल रही है, एटलीस्ट अगस्त में प्रोडक्शन और ऑफटेक दोनों बढ़ते हुए दिखा है कोल इंडिया के लिए। सेठी साहब, कोल इंडिया पर कोई राय, क्या फाइनली थोड़ा मूवमेंट भी ये दिखा सकता है? जिस समय से कोल शॉर्टेज की बात कर रही है, सप्लाई बढ़ाने की बात चल रही है, क्या कोल इंडिया पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट इसका आ सकता है? हालांकि आज तो डिविडेंड पर भी एडजस्ट होगा, बट वैसे क्या राय है आपकी काउंटर पर सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, जिस तरह से कोल के शॉर्टेज है और कोल के दामों में जो बढ़त हुई है उसका बड़ा फायदा कोल इंडिया जैसी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। पावर कंपनीज की जो कंजम्पशन है कोल की वो भी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कोल इंडिया में शॉर्ट टर्म में अच्छी अपसाइड हो सकती है, तो इस स्टॉक में होल्ड करने की या करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। पावर स्टॉक्स और स्पेशली सेठी साहब का एक पसंदीदा शेयर IEX, उस पर भी उनकी राय जानेंगे, क्योंकि कोल शॉर्टेज के साथ साथ पावर डिमांड का इंपैक्ट इन सारे सेक्टर्स पर भी आते हुए दिख रहा है। पर उससे पहले आइए एक बार प्री ओपन के लिए हो जाते हैं तैयार, क्योंकि एक्शन पैक्ड दिन है, वीकली एक्सपायरी का मौका है। ढेरों स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर एक्शन में आपको आते हुए दिखेंगे। कोल इंडिया ऑफकोर्स उनमें से एक होने वाला है। भारतीय एयरटेल पर भी रखी नजर, लगातार एक्शन में रहा है। और फार्मा शेयर्स में थोड़े मूवमेंट के संकेत आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा फार्मा की परफॉर्मेंस आज कैसी रहती है। फिलहाल 100 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी, अब 150 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है 17,225 के हाई के करीब। देखते हैं क्या आज एक बार फिर से नए हाई की तरफ बाजार बाउंस बैक दिखा सकता है एक्सपायरी से पहले। सेंसेक्स करीब ½ % नीचे आपको दिखता हो। ऑफकोर्स ये क्लियर रेट्स नहीं है, एक बार रेट सेटल हो जाएंगे तो फिर अनिल जी से भी जानेंगे कि ओपनिंग पर आपको बनानी है कौन सी स्ट्रैटेजी और किस तरह से करना है आज के बाजार के एक्शन को अप्रोच। पर कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और एक बार यहीं पर नजर डाल देते हैं। ओपेक की बैठक के बाद कच्चे तेल में हमने दबाव देखा है और कल फिसलने के बाद आज भी आप थोड़ा दबाव देख रहे हैं। 5000 के नीचे MCX पर कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस पर भी है कमजोरी, वैसे तो एक बड़ा उछाल ऑलरेडी आ चुका है, आज कमजोरी आप देख रहे हैं करीब 1% नीचे। सोना थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ 47,000 के ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है इस समय। सिल्वर में भी हुई है अच्छी खरीदारी, अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। जहां तक बेस मेटल्स का सवाल है, 3-4 दिनों की सुस्ती के बाद आज थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, इन सभी बेस मेटल्स में आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो बेस मेटल्स में है एक बाउंस बैक, कच्चे तेल पर है दबाव कायम। गोल्ड और सिल्वर माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं आज की ट्रेडर्स डायरी की रिकमेंडेशंस, कौन से स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं वरुण और आशीष ने। कैश का काउंटर है वैस्कॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो ऑर्डर मिला है उसके चलते आज तेजी देखने मिलेगी, खरीदारी करके चलना है। हीरो मोटो के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है। ऑप्शंस में ONGC का 120 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिएगा। टेक्निकली फेडरल बैंक अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करना है। फंडामेंटली बजाज इलेक्ट्रिकल्स में खरीदारी करना है। निवेश करना है IFB इंडस्ट्रीज में। अगले 4 महीनों में ये काउंटर आपको 1200 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। खबरें S-चान में है, एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा और वैसे भी जैसे स्कूल्स खुल रहे हैं उसका असर भी होगा। 120 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में अपोलो टायर्स, टाइटन, छोला इन्वेस्टमेंट में आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक जो है वो है टाइटन। यहाँ पे मैक्वेरी की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ाया है, उसका इंपैक्ट आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। फंडामेंटली तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 1980 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा।
चलिए कैश का स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। सिप्ला 920 का पुट ऑप्शन खरीदकर मंदी की पोजीशंस बनाएंगे और टेक्निकली बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है कैनरा बैंक का। फंडामेंटल पिक है बीईएमएल। निवेश के लिहाज से खरीदनी है एफएमसीजी कंपनी डाबर और 18.5 रुपए के डिविडेंड के लिए खरीदिए वेदांता। जेएसपीएल और एम्फेसिस में गिरावट देखने को मिल सकती है। मिंडाकॉप में दिन के दौरान तेजी आएगी, 128 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से डाबर। एफएमसीजी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कंफर्ट बना हुआ है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक 780 के पार जाएगा। तो यह है आपके लिए 20 दमदार आइडियाज जहां पर आपको रखनी है नजर। आज एक्शन इन काउंटर्स पर आते हुए दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय। मारुति, पालविया साहब कैसे देखें इसकी चार्ट को? पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। आज मैक्वायरी ने करंट लेवल्स के आसपास ही अनुमान लगाया कि स्टॉक रहेगा। कैसे देखें मारुति को? थोड़ा बाउंस बैक पॉसिबल है या इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट करेगा? तो दीपांशु जी, स्टॉक में स्टिल अभी भी देखें तो वीकनेस तो बनी हुई है, लेकिन स्टॉक में जो लोअर साइड पे लो लेवल पे 6600 के आसपास से स्टॉक ने जो रिवर्सल दिया है वो ये दिखाता है कि अगर ये स्टॉक 6750 के ऊपर कंटिन्यूटी बना के रखेगा तो यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड जरूर बन सकता है पुल बैक का, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे सेक्टर में एक बाउंस बैक एक्शन बनी है। तो हमें लगता है मारुति भी उस रैली को कंटिन्यू करेगा। हायर साइड पे हमें लगता है 6950 7000 ये लेवल तक के लिए मारुति बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो आएगा 6750 के आसपास। हालांकि इंडिकेटिव टिक्स के हिसाब से स्टॉक हायर साइड पे ओपन हो रहा है, बट जिनके पास भी पोजीशन है वो स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल करें। पुल बैक का ट्रेड हमें लगता है कि यहाँ से 6950 7000 तक इसमें आते हुए दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति। करीब 7000 तक काउंटर बाउंस बैक आपको करते हुए दिखा सकता है। नजर रखेंगे आज मारुति की चाल कैसी रहेगी। सेठी साहब, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप ट्रैक करते हैं सर? पिछले कुछ दिनों का जो एक्शन रहा है कैसे समझें? क्योंकि कुछ हाई लेवल एग्जिट्स हुई हैं, उसके बाद हमने स्टॉक में गिरावट देखी। कंपनी कह रही है कि जो भी एग्जिट्स हैं पर्सनल रीजन की वजह से हैं। और आज देखिए नोमुरा 1200 का टारगेट दे रहा है, उसके सामने सिटी 1500 का टारगेट दे रहा है। फिलहाल 1150 पर है स्टॉक। आप किस तरफ हैं सर? देखिए दीपांशु, पिछले कुछ दिनों की जो भारी गिरावट आई है, जो टॉप लेवल पे जो एग्जिट्स हुए उसकी वजह से हमने गिरावट देखी है। उसके बाद अब ये स्टॉक स्टेबल हुआ। यहाँ पे पिकवाली करने की सलाह नहीं रहेगी। जो फंसे हुए या जिन्होंने लिया हुआ इस स्टॉक में उनको होल्ड करने की करंट लेवल्स पे सलाह रहेगी। अब यहाँ से मुझे लगता है वापस से थोड़ा बहुत अप ट्रेंड इस स्टॉक में आ सकता है। वैसे स्टॉक अच्छा ही था, बट ये जो टॉप लेवल्स की जब एग्जिट होती है किसी भी कंपनी से तो उसको बाजार पॉजिटिवली लेता नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि वो पर्सनल रीजन से गए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कुछ तो होगा। तो ऑल इन ऑल करंट लेवल्स पे इस गिरावट के बाद यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो करंट लेवल के बाद गिरावट पर होल्ड करने की सलाह है, पर देखते हैं आगे की चाल कैसी रहती है, क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी कंपनी पर चार्ट्स पर आती हुई दिखी। एक बार इनफैक्ट चार्ट्स पर भी राय ले लेते हैं इस पर कुणाल जी के साथ। कुणाल जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पिछले कुछ दिनों के एक्शन के बाद अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं सर? देखिए, एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया था दीपांशु, लेकिन ब्रेकआउट इसका फेल हुआ। बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 1050 के आसपास स्टॉक के लिए एक बहुत मेजर सपोर्ट है, वहीं से हमने बाउंस आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी तक चार्ट में कुछ खास बिगड़ा नहीं है। अगर आप मध्यम अवधि के चार्ट्स देखते हैं तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। 1050 का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक जो है वो 1250 1300 के लेवल्स दिखाएगा। तो इन स्तरों पर मेरी होल्ड करने की राय। चलिए, तो इन स्तरों पर होल्ड करने की राय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नजर रखेंगे इस काउंटर पर। कोटक महिंद्रा, वागले साहब जरा इसके चार्ट पर डालें नजर, क्योंकि बाकी बैंक्स एक्शन में आ रहे हैं, कोटक महिंद्रा पर अभी तक कोई मूव नहीं आई है। एयरटेल पेमेंट बैंक में करीब 20 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 300 करोड़ के लिए, तो उनके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, बट चार्ट्स के हिसाब से कोटक बैंक क्यों नहीं मूव कर रहा है सर? दीपांशु, कोटक बैंक लगभग 1680, 1750, 60 ये दायरे में है। मुझे लगता है इसमें से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, और या तो फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, बट बेरिश नहीं है। तो आपको इसको 1720, 1700 ये लेवल पे अगर ये स्टॉक आता है तो बाय करना होगा।
सूनर देन लेटर आपको 1800 के लेवल मिलने चाहिए। अगर आप 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने का व्यू लेते हैं तो ये 1800-1820 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट लेना है तो थोड़ा सा करेक्टिव नीचे में लेना है। ये है आपके लिए कोटक बैंक पर राय। एक रेंज में अटका हुआ है, बाकी बैंक्स के मुकाबले, स्पेशली बाकी बड़े बैंक्स के मुकाबले इसमें आपने कोई ज्यादा मूव अब तक नहीं देखी है। पर आइए, रेट्स हो गए हैं सेटल और अब जानते हैं ओपनिंग पर बनानी है आपको कौन सी स्ट्रैटेजी। अनिल जी, 17,100 के जस्ट नीचे निफ्टी खुल रहा है सर, 20 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक 15 पॉइंट ऊपर सर, 36,590 के लेवल पर। तो थोड़ी सुस्त शुरुआत है बट माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग ही है। क्या करना चाहिए सर? दीप, इंतजार करें। 17,125 17,150 की वो रेंज है जहां पर हल्की फुल्की रुकावट है, तो यहां से 25-50 पॉइंट की जगह, और नीचे 17,050 17,000 की रेंज, 50 पॉइंट की रेंज वो है जहां पर सपोर्ट है हल्का फुल्का। तो 17,050 की रेंज में पहले आएगा तो वहां प्रॉफिट बुक किया जाएगा। 17,125 17,150 की रेंज में पहले पहुंचेगा तो वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार करेंगे। 17,100 पर वेट एंड वॉच, और इसलिए भी वेट एंड वॉच है कि 17,100 के कॉल्स पर 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए यहां खरीदने की जल्दबाजी नहीं है। एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा तो खरीदेंगे, और अगर नीचे नहीं आया, पहले ही सीधा ऊपर चला गया 17,125 130 150 की रेंज में आ गया तो वहां प्रॉफिट बुक करें, इंतजार करें। ये राय है आपके लिए निफ्टी पर। और अगर कल आपने खरीदा है 17,050-60 के आसपास, तो अब अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस एक बार कर लें। अगर क्लोजिंग में खरीदा है और पुराना है तो 17,000 का स्टॉप लॉस रखें, ये आपके लिए बात होगी। अब आइए बैंक निफ्टी 36,588 पर खुल रहा है। पहला खरीदारी का लेवल 36,500 बनता है, वहां पर वेट एंड वॉच। 36,425 आता है तो 100% खरीदना है, वहां से शुरुआत करेंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपर 36,625 750 ये दो लेवल्स हैं जिसके लिए खरीदारी करनी है। तो बैंक निफ्टी में 36,500 36,425 के लेवल है, थोड़ा सा इंतजार करें। बैंक निफ्टी में भी नीचे का 36,425 के आसपास मिले तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं तो 36,500 के आसपास वो देखकर तो थोड़ा खरीदारी करने के लिए वेट करें, और जो बेचना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा ऊपर के लेवल का इंतजार करें। रेंज बाउंड मार्केट है, अपने लेवल का इंतजार करके उसके बाद ट्रेड लें, वो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। क्लियर है सर। तो रेंज बाउंड मार्केट है, थोड़ा लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स, कंफर्टेबल लेवल्स पर आए तभी आप अपना ट्रेड इनिशिएट करें। फिलहाल ओपनिंग पर करते हैं वेट एंड वॉच पर। जैसा मैं कह रहा था, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। सेठी साहब, आपके एक पसंदीदा शेयर IEX पर बात करनी है। आज इसकी AGM भी है, बट मोर इंपॉर्टेंटली सर, 3 दिनों में 30% काउंटर दौड़ चुका है, और कल कंपनी का अपडेट भी आया। अगस्त में वॉल्यूम्स तो दमदार रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम कोल्ड शॉर्टेज में चर्चा भी कर रहे थे। तो कैसे देखें अब IEX को, और इतनी बड़ी तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए काउंटर पर? बिल्कुल दीपांशु, आपको याद हो तो इस स्टॉक को मैंने अपनी दिवाली पिक के तौर पे 180 के लेवल्स पे जी बिजनेस पे इस बार दिवाली में रिकमेंड किया था, और मेरा 1 साल का लक्ष्य था 300-325 रुपए का। आज देखिए स्टॉक दिवाली के पहले ही 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। दमदार तेजी इस स्टॉक में देखिए, और पिछले 3-4 दिनों में जब से ये F&O में इंक्लूड हुआ है उसके बाद से भी हमने सॉलिड तेजी देखी है। 400-420 के लेवल से आज 560 के लेवल्स पे आ गए, और फंडामेंटल कारण भी है इसके। एक तो ये स्टॉक पहले से ही मुझे पसंद था, बिकॉज ये पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस में है और एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। फिर आजकल जो पावर की शॉर्टेज है, कोल की शॉर्टेज है, उसके कारण से जो पावर की ट्रेडिंग को बूस्ट मिलेगा उसका एक फायदा देखा जा रहा है। फिर हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूँ कि NSE का IPO को जिस तरीके की डिमांड है, तो ये जितने एक्सचेंज वाले स्टॉक्स है वो सब बहुत अच्छा करेंगे। तो इस स्टॉक में हालांकि बहुत बड़ी तेजी हो गई है, बट फिर भी मेरी राय है कि इन लेवल्स पे भी इसमें बने रहे, और अभी यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले महीनों क्वार्टर्स में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 3 दिनों में 30% दौड़ चुका है, बट कारोबार बढ़िया है, और हम देख रहे हैं जिस तरह से पावर डिमांड बढ़कर आई है, एक्सचेंज के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और पावर ट्रेडिंग में तो इनकी लगभग मोनोपोली टाइप सिचुएशन है। हालांकि PTC इंडिया पर भी रखिए नजर, क्योंकि पावर ट्रेडिंग का कारोबार उनका भी है और वहां पर भी हमने एक्शन देखा। एक और पावर स्टॉक NHPC, बंसल जी इस पर जरा राय दे। कल क्लोजिंग में भरपूर बढ़िया वॉल्यूम्स इसमें आते हुए दिखे थे, हालांकि स्टॉक ने उतना बड़ा उछाल नहीं दिखाया। REC ने करीब 6 करोड़ शेयर 0.6% हिस्सेदारी यहां पर बेची है, पर NHPC के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स क्लियरली पॉजिटिव हैं। नीचे में 25 रुपीज 80 पैसा 26 रुपीज है, काफी अच्छा बेस है, और टेक्निकली ये स्टॉक 33 रुपीज की तरफ जा रहा है, 33 रुपए की तरफ जा रहा है इन स्तरों पर, और 30-40 पैसे की करेक्शन मिल जाए तो वो बेहतरीन स्तर है।
26 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 33 रुपीस के टारगेट के लिए एनएचपीसी एक ओवरवेट बाय कॉल है। चलिए, तो एनएचपीसी एक ओवरवेट बाय कॉल रहेगा। नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी आज किस तरह का मूव आते हुए दिख सकता है। पालवे साहब, एसबीआई पर कोई एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं सर? बाकी अगर बैंक्स की बात करें, यहाँ पर वीडियोकॉन मामले में भी कुछ मोमेंटम हो रहा है, तो फाइनली शायद कुछ एक्शन आते हुए दिखे। चार्ट्स पर एसबीआई कैसा लगता है सर? दीपांशु जी, स्टॉक में जरूर लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, और जिस तरीके से सेटअप है हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से बाई का ही ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हमें लगता है कि यहाँ से 440 445 तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि जिस तरीके से सेटअप है तो एसबीआई में यहाँ से एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी, जो कि बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। और एसबीआई में करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा लॉन्ग साइड के ट्रेड का, वो होगा 426 के आसपास। अगर ये लेवल को होल्ड रखता है ड्यूरिंग द डे तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड बनना चाहिए 440 445 तक। चलिए, बढ़िया है। और सेठी साहब की भी लिस्ट में है आज एसबीआई, तो देखते हैं मोमेंटम इसमें आएगा कि नहीं। किरण जी, एक बैंक काउंटर आपके लिए भी, जेएनके बैंक। कल क्लोजिंग में भी इसमें हम एक्शन देख रहे थे। आज बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग को लेकर और पॉजिटिव खुलने के आसार दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर जेएनके बैंक के लिए? किरण जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। दीप, बहुत बहुत महीनों के बाद ये गलती मेरे से हो चुकी है। 3450 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए जेएनके बैंक में, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं पोजिशनली 41 42 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, बुरी आदतें जल्दी से जाती नहीं है, लेकिन ये तो आपकी अच्छी वाली आदत है जो हमें हमेशा मुस्कुराने का मौका देती है। आपकी अच्छी आदत भी नहीं जा रही है किरण जी, ये अच्छी बात है। चलिए, तो बाजार भी अभी तक म्यूट है प्री ओपनिंग सेशन के बाद, और ओपनिंग से कंटिन्यूस सेशन के पहले अनम्यूट करने का टाइम है मार्केट को। बचे हैं 30 सेकंड। आइए देखते हैं आज की कैसी होती है शुरुआत। वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन, हफ्ते वाली एक्सपायरी, दोनों तरफ के ट्रेड 17,000 17,050 सपोर्ट लेवल, ऊपर 17,125 17,150 हल्की फुल्की रुकावट, उसके बाद 17,200 17,225 ये लेवल आपके लिए निफ्टी पर, जिन पे आपको रखनी है नजर। बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट 36,425 36,500, पहली रुकावट 36,625 36,750, इन लेवल्स पर रखिएगा नजर। बाद में देखते हैं ये शुरुआती रेंज, इसके बाद किस तरफ निकलता है बाजार, ये होगा आपके लिए अहम। तो आइए, घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजने की तैयारी में, और इसी के साथ आज के सेशन की हो रही है शुरुआत। 17,100 ये है पहली टिक जो मुझे नजर आई निफ्टी पर, लेकिन अब थोड़ा सा उसके नीचे 8 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, लाल निशान में फिसलता हुआ। लाल निशान में पहले ही फिसल चुका है बैंक निफ्टी, और लाल निशान में ही आता हुआ सेंसेक्स भी। लगभग 85 अंक नीचे है बैंक निफ्टी, 36,500 के थोड़ा नीचे, 17,075 के आसपास कल की क्लोजिंग के आसपास आता हुआ निफ्टी। कल का लो है 17,050 के आसपास का, उसके करीब पहुंचने की कोशिश होती हुई, और वहां से हल्की फुल्की रिकवरी भी। बैंक निफ्टी भी 36,500 के नीचे ज्यादा टिका नहीं, थोड़ा वापस आने की कोशिश ऊपर की। दोनों तरफ के ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपके लिए बनते हुए। आइए, कौन से स्टॉक एक्शन में? निफ्टी में टॉप गेनर है डॉक्टर रेड्डी 1.25% मजबूत, हिंडाल्को में 0.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है, टाइटन 0.5% मजबूत है, अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला आधा % की तेजी के साथ। तो हल्की फुल्की खरीदारी मेटल शेयरों में आपको दिखेगी। हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये दोनों ही मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। कमजोर क्या है? कोल इंडिया 1% नीचे, लेकिन इसे कमजोरी मत समझिए क्योंकि डिविडेंड मिला है भाई। डिविडेंड के बाद 3.5 रुपए का डिविडेंड है और स्टॉक है 2.25 रुपए नीचे। इससे समझ लीजिए कि 2.25 रुपए ही मजबूती भी है, तो ओवरऑल स्टॉक मजबूत खुला है कोल इंडिया का मंथली सेल्स के नंबर्स के बाद। हीरो मोटोकॉर्प 1% नीचे खुलता हुआ आज के सेशन में। आइए वायदा कारोबार की तरफ। लिकर स्टॉक सबको पसंद है, 2% की तेजी के साथ यूबीएल वागले साहब का पिक ऑफ द डे मजबूत शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। वेदांता 2% मजबूत है, 302 303 के आसपास, 306 का हाई बनाकर फ्यूचर्स में यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा आप देखिए हिंडाल्को, नेल्को, मेटल अच्छे हैं आज। वेदांता, नेल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, तो मेटल पर फोकस करिए। तो हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ पर आपको नजर आएगी। इस वक्त ये स्टॉक्स तेजी में दिखेंगे। कमजोर क्या है वो भी एक बार जल्दी से फ्यूचर्स में देख लीजिए क्या स्टॉक्स हैं जो थोड़े प्रेशर में। एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंस 3% नीचे, आईसीआईसीआई लोमार्ट 0.25% नीचे है,
आरती इंडस्ट्रीज में 1.5% का नुकसान और हीरो मोटोकॉर्प मंथली सेल्स नंबर थोड़े ढीले आए और उसके बाद कमजोरी का रुझान यहां पर बनता हुआ दिखा है। तो ये हैं कुछ एक स्टॉक जो एक्शन में आपको दिखेंगे। आइए कुछ और स्टॉक जो बताने के लिए तैयार है एक्शन में, वो बताएंगे दीप हमें। दीप बताइए कहाँ है आपकी नजर? अनिल जी, पेपर स्टॉक्स पर रखिए नजर। कल की परसों की आपकी पिक ओरिएंट पेपर, कल सेठी साहब भी बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको एक्शन भरपूर आते हुए दिख रहा है सर। और शेषशाही पेपर यहाँ पर 10% की तेजी आपको ओपनिंग में आती हुई दिख रही है। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। मिंदा कॉर्प जो खबर आई है, इन्होंने एक कंपनी का एक्विजिशन करा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा के लिए, वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर रखिए नजर। नेल्को में हो रही है अच्छी खरीदारी। जेके सीमेंट लगातार तीसरे दिन ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ 2% ऊपर आपको दिखेगा। एस्टेक लाइफ साइंसेज लंबे समय बाद ये स्टॉक भी फोकस में आते हुए दिख रहा है, थोड़ी खरीदारी इस पर भी हो रही है। JNK बैंक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आज बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग को लेकर। सन फार्मा एडवांस स्पार्क, इसने फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट किया है। 1800 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी मिली है, इसमें एक्शन आपको दिख रहा है। साथ ही महिंद्रा CIE, यहां पर स्टेक बिकवाली हुई है 1.8% की। तानला प्लेटफॉर्म्स बायबैक हुआ है खत्म। नजर रखिए इस पर। NHPC इंटरनेशनल कन्वेयर्स, यहां पर आपने थोड़ा एक्शन देखा है फंड्स और प्रमोटर्स की तरफ से। और SBI कार्ड्स पर भी रखिए नजर। प्रमोटर SBI लाइफ ने करीब 1 लाख शेयर्स बेचे हैं। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। नेल्को 4.5% ऊपर है आज सुबह। नैटको फार्मा में हो रही है खरीदारी। इसके साथ ही टिन प्लेट, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है। नोवाटिस इंडिया मोमेंटम में फिर से आता हुआ 2.5% ऊपर आपको दिखेगा। रैडेको खेतान 3% ऊपर है। नजर रखिए इस काउंटर पर, तेजी में आ रहा है। इसके अलावा ओरिएंट सीमेंट, हिंदुस्तान कॉपर, यहां पर भी मूव आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स जहां पर दबाव है इस समय। बैंक ऑफ इंडिया करीब 2% नीचे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कल की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली। TCI लिमिटेड में आप 1.5% की गिरावट देख रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स में थोड़ी सी सुस्ती है। महिंद्रा लाइफ भी आपको वीक दिख रहा है। इप्का लैब आज है AGM करीब 1% नीचे है काउंटर। बलरामपुर चीनी, यहां पर भी वीकनेस दिख रही है। अनिल जी, रियल एस्टेट काउंटर्स में थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, बट कल की तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है। पर नजर रखिए सर, लिकर स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है। पेपर स्टॉक्स मूवमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही नजर रखिए फार्मा शेयर्स में, यहां पर आपको एक बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। और इस बीच निफ्टी पॉजिटिव 17,100 के ऊपर होल्ड करता हुआ और बैंक निफ्टी भी 36,600 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करते हुए सर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली डिप पर और पहले लेवल पर खरीदा गया है और एग्जैक्टली 36,425 36,500 की जो रेंज है बैंक निफ्टी के, वहीं पर खरीदारी होती हुई दिखिए। पहला टारगेट 36,625 का आपके सामने, दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करें 36,750 का। निफ्टी भी 17,000 17,050 की रेंज में खरीदारी कराई। 17,059 का लो बनाकर वहीं से घुमाए 17,100 के ऊपर। 17,125 150 पहला टारगेट है, उसके बाद 17,200 225 का इनके लिए होल्ड करें। तो सिंपल है, दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिल रहे हैं, चिंता करने की कोई बात है नहीं। और बाजार का एक्शन भी भरपूर है इस वक्त। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब ने कल मैकडोवेल रिकमेंड किया था, UBL रिकमेंड किया था और उनका कहना था कि 1525 का लेवल था, 1580 का उनका जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। 1630 का लेवल अगला है जिसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो 1630 तक के लेवल के लिए भी आप होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका मानना है। स्टॉक्स जो भरपूर एक्शन में, आइए उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए जहां पर तेजी बढ़िया बनती हुई दिख रही है। UBL 3.25% ऊपर है। वागले साहब, आपका भी पिक ऑफ द डे 1600 का टारगेट दिया, वहीं पर ट्रेड कराएं। बताएं सर क्या किया जाए? अनिल जी, अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू से लिया है, या क्योंकि कल भी मैंने BTST दिया था, तो 1600 के आसपास एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। वैसे मेरा पोजिशनल टारगेट 1630 1640 का है 1 से 2 दिनों का, बट आपको शायद 20-30 रुपए नीचे भी मिल सकता है। और अनिल जी, मेरे लिए एक जरा गूगल बजवा दीजिए, मेरे पास एक कॉल है। मैं बिल्कुल कॉल के लिए हम भी तैयार हैं, इंतजार भी था वागले साहब के लिए। वागले का वंडर। कहीं UBL बेचकर मैकडोवेल में मूव करने का इरादा तो नहीं वागले साहब? अनिल जी, बिल्कुल सही, आपने मेरा माइंड सही पहचाना है, क्योंकि उसमें उतनी मूव आई नहीं है। क्या बात है? मैकडोवेल ने अभी 750 का लेवल अभी ब्रेक किया है। कम से कम 15 रुपए की मूव इसमें आनी चाहिए। तो 750 253 जो भी भाव है, यहां से लेकर 750 तक ले ले। 744 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 775 तक के टारगेट्स में देख रहा हूं।
और आई स्वेयर मैं अगर आप नहीं बोलते बिगुल के लिए तो मैं राजेश जी के पास यही जा रहा था कि मैंने कहा जो लोग यूबीएल में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्या वो मैकडॉवेल खरीद लें। आज राजेश जी की भी पीक रही हमारी मैकडॉवेल के। राजेश जी आपके टारगेट्स क्या हैं अब मैकडॉवेल के लिए, जरा एक बार आप अपडेट दें सर। तो अनिल जी 755 और 760 ये टारगेट हमने सजेस्ट किए थे। फ्यूचर में ऑलरेडी 755 56 ऑलरेडी हो चुका है, तो वागले जी को धन्यवाद। टारगेट फर्स्ट तो अचीव हो चुका है, बट बिल्कुल सेटअप काफी पॉजिटिव है दोनों स्टॉक्स का, और हमें लगता है मैकडॉवेल में और भी यहाँ से अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से पिछली सीरीज में स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था और जो कंटिन्यूटी बनी 80 790 तक की भी अपसाइड इसमें आती हुई दिखेगी। तो जिन्होंने भी पोजीशन ली पोजीशन को ट्रेल करते रहे और 780 790 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 780 790 के टारगेट के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिए नजर, यूनाइटेड ब्रूरीज पर रखिए नजर, रैडिको, खेतान, ग्लोबल स्पिरिट्स, पायनियर डिस्टिलरीज, इन सभी काउंटर्स में आपको सुबह आज अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक्शन कुछ और काउंटर्स पर आते हुए दिख रहा है। जुबिलेंट फूड लंबे समय बाद ओपनिंग सेशन में एक्शन में आया है, 4000 के ऊपर है। किरण जी कोई मूव दिखती है जुबिलेंट फूड में सर 4075 के लेवल पे? जुबिलेंट फूड पे बिल्कुल एक अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। जिस तरीके से ये कल के हाईज निगोशिएट कर रहा है, आपका 4000 का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा डीप डाउन है, पर 4200 का 2 दिनों का टारगेट रहेगा। जुबिलेंट फूड पर खरीदारी करने की राय। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपनी एक स्पेशल पिक के साथ। उनके लिए बिगुल स्पेशल पिक का, उसके बाद सिमी जी देंगी अपनी नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं कुणाल जी, राकेश जी, क्या है स्पेशल पिक एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? देखिए अनिल जी, पहले तो स्पेशल ये है कि इसमें एक बड़े वाला ब्रेकआउट है, और दूसरा स्पेशल ये है कि अनिल जी इसके प्लांट विजिट, और अनिल जी इनका बड़े वाला ऑफिस जो है फरीदाबाद में, वहां मैं कई बार गया हूं, और एक बार तो जमाना ऐसा था काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा था। और सुबह आज दीपांशु ने भी इस पे पूछा था, स्टॉक है एनएचपीसी। एनएचपीसी एक ओवरवेट स्पेशल पिक है, और अनिल जी ये स्टॉक का आईपीओ मेरे ख्याल से आया था 36 रुपीज के अराउंड आया था, उसके नीचे चल रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जो एक मच अवेटेड बड़ा मूव जो है वो इसमें अब देखने को मिलेगा। नीचे में सुबह भी हमने बोला 26 रुपए एक बेस है, टेक्निकली एक बड़े वाला रिवर्सल है, और ये स्टॉक 42 की तरफ जाएगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत जबरदस्त बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और ऐसा बहुत कम होता है अनिल जी कि बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत में मैं और राकेश जी स्पेशल पिक दें, लेकिन एनएचपीसी में जो ब्रेकआउट है इसको देखने के बाद रहा नहीं गया। बड़ा ब्रेकआउट है, बाय करके चले। 27 रुपए 30 पैसे के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है। एक स्टॉप लॉस रखना है 27.4, 27 रुपए 40 पैसे पर स्टॉप लॉस रख करके खरीदारी करें एनएचपीसी में। इसमें टारगेट जो है वो काफी बड़ा है, 31 रुपए 50 पैसे का टारगेट है, 31 हाफ का। पहला टारगेट 30 रुपया रख लें, इवेंचुअल टारगेट 31 हाफ का होगा। 10% से ज्यादा की तेजी दिखा सकता है एनएचपीसी। कल क्लोजिंग में भी एक्शन में रहा, आज भी बढ़िया मूव दिखा रहा है। आरईसी ने करीब 6 करोड़ शेयर्स बेचे भी हैं कंपनी के, बट कल बढ़िया एक्शन में था, और आज ओपनिंग पर भी 3-3.5% की तेजी। स्पेशल पिक राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। आइए देखते हैं सिमी जी के रेडार पर है कौन से स्टॉक। स्वागत करते हैं उनका सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। मॉर्निंग सिमी जी, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज दो स्टॉक में चूज किया है जिसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। एक तो मैकडॉवेल जिसमें खरीदारी करने का सलाह होगा, 757 756 का भाव है, करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 769 और दूसरा होगा 775 और तीसरा अनिल जी के लिए 780। ये तीनों टारगेट दे दिया, क्योंकि अनिल जी अगर तीसरा टारगेट नहीं देंगे तो अनिल जी मुझसे क्वेश्चन करेगा आज क्यों नहीं दिए तीसरा टारगेट। तो मैंने आज तीसरा टारगेट भी दे दिया, 780 का स्टॉप लास्ट टारगेट, फाइनल टारगेट आज के लिए। और करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा 745 या 740 आज के दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये रहा मेरा पहला स्टॉक। और मेरा दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, जिसमें भी एक बड़ा वाला ब्रेकआउट टेक्निकल चार्ट में आया है। तो डॉक्टर रेड्डी को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से मिनिमम 100 पॉइंट यहाँ से भाग सकता है। बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है डेली चार्ट में।
करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा 48.20 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 49.20, दूसरा होगा 49.50 और तीसरा होगा 49.75। 20, 50 और 75 ये तीनों टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। अभी बढ़ चुका है, 4873 हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इसका जो स्टॉप लॉसेस मैंने दिए हैं 48.40 कर दीजिए। 20 के लिए वेट नहीं करना है, 48.40 स्टॉप लॉस के साथ ही खरीद लीजिए, ठीक होगा। ओके, तो 48.40 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें डॉक्टर रेड्डीज, और इसके साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक और कंसेंसस कॉल यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आते हुए, बट लिकर स्टॉक्स बढ़िया एक्शन। आइए अब देखते हैं किरण जी ने कौन सा स्टॉक किया है सिलेक्ट। सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं अब किरण जी के पास, बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, मेरा भी स्टॉक डॉक्टर रेड्डी ही है। बहुत अच्छे गैप से खुला है, अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के बाद निकला है, तो डॉक्टर रेड्डी को बिल्कुल बाय करे। सिमी जी ने बहुत टिमिड टारगेट्स दिए। मेरा मानना है कि डॉक्टर रेड्डी और भी आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। मुझे लगता है कि 4950 5000 के टारगेट्स आपको बिल्कुल डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल जाने चाहिए। अब स्टॉप लॉस की बारी है, तो मेरा मानना है कि 4800 के आसपास के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और डॉक्टर रेड्डी 1 से 2 दिनों के नजरिए से खरीदने चाहिए। यह है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर कॉल, और किरण जी का सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं वागले साहब भी। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, सिमी जी ने एकदम सही लेवल पे आइडेंटिफाई किया है। वैसे हमने भी हमारे क्लाइंट्स को वही लेवल पे बाय दिया है, और मेरे हिसाब से इसका टारगेट 5000 का होना चाहिए। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन, शायद आज भी आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी बहुत दिनों के बाद इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो शायद आज के दिन में भी लगभग 5000 के पहले बुक नहीं करना है। मैं मेरा स्टॉप लॉस देता हूं 4830 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी 4900 है, आप यहां पर ले 20-25 रुपए नीचे करेक्शन आता है तो ऐड करें। ओके, थोड़ा डिप आए तो ऐड करिए। 5000 के लेवल शायद आज ही आ जाएं। 5000 के लेवल किरण जी को भी दिख रहे हैं इस पर, और लगभग सिमी जी के भी टारगेट्स फाइनल वहीं पर आते हुए दिखे हैं। चलते हैं अब पालविया साहब के पास, बिगुल बीटीएसटी। बताया पालविया साहब। दीपांशु जी, स्टॉक जो बाय करना है वो है HDFC लाइफ। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से इसका वीकली सेटअप है, स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन पे जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन किया, और अब स्टॉक अब 720-725 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है HDFC लाइफ को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसकी पीयर कंपनीज में तो काफी अच्छा हमने एक्शन देखा है, लेकिन HDFC लाइफ अब यहाँ से ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट दर्शाता है कि अगर ये ब्रेकआउट आज के सेशन में होता है 740 के ऊपर, अगर आज स्टॉक क्रॉस होता है, वो क्लोज होता है, तो ये स्टॉक में फिर 780 तक की भी पोजिशनल बेसिस पे जगह बनती हुई दिख रही है। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो टारगेट सजेस्ट करेंगे, इसमें आएंगे करीब 750-755 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 728 का, और पोजिशनल टारगेट हमें लगता है HDFC लाइफ में जो आना चाहिए वो करीब 780 तक इसमें टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। यह है आपके लिए खरीदारी करने की राय HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में राजेश जी की तरफ से है। 9:30 एग्जैक्ट समय घड़ी मिला लीजिए, वक्त है जैन साहब से मुलाकात करने का। माफ करिएगा, घड़ी नहीं मिलानी, समय मिलाना है। समय मिला लीजिए 9:30। जैन साहब बताइए स्टॉक। यस, सेंचुरियन का अनिल जी, एक जबरदस्त बीके बिरला ग्रुप कंपनी, और कोलैबोरेशन है एक्सो नोबेल, जो कि पेंट्स की सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, और उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके 1965 से ये कंपनी कार्यरत है, और जबरदस्त कंपनी है। और मैंने ये स्टॉक इसलिए चुना कि इनके वैल्यूएशंस मुझे बहुत सस्ते लग रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह तो अच्छा होना है ही है, क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट, बट सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ये NFY का, नाइलॉन फिलामेंट यार्न का, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का ये नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक का।
सो बेसिकली मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, एलसीवीज, एचसीवीज और ऑफ द रोड कमर्शियल, ये सब में यूज होते हैं इनके। और ओवरऑल मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स है वो काफी अट्रैक्टिव है और ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट हुआ है। मतलब 430 के लगभग अभी जो चल रहा है, ये 518 के हाईज अभी रिसेंटली दिखाया है और वैसे 530 का हाईज है कंपनी का। और स्टॉक का पी मल्टीपल देखिए सिर्फ 6, 6.5, और जो पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कह रहा हो 13-14% के लगभग है। और सबसे इंपॉर्टेंटली बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है, जो कि लगभग 496-500 रुपए मान लीजिए उसके नीचे ये चल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है। ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, सो सिर्फ 13 करोड़ का एक नेग्लिजिबल डेट है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जीरो डेट कंपनी 6 के पी मल्टीपल पे बिरला ग्रुप की कंपनी बुक वैल्यू के नीचे चलना और डिविडेंड यील्ड 1.88%, जो कि अनदर वेरी अट्रैक्टिव फीचर। और पिछले जून में लाजमी था कि लॉस था, बट इस जून क्वार्टर में बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स दिए, 43 करोड़ के पैट, और पिछले क्वार्टर में मार्च में 49 करोड़ का पैट। सो ओवरऑल जनरली ये 20-30 करोड़ की रेंज में कमाने वाली कंपनी थी, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर मैं देख रहा था DIIs और FIIs का भी इंटरेस्ट है काफी। FIIs ने इनफैक्ट इसमें स्टेक बढ़ाई है पिछले क्वार्टर में, और मतलब 3.25% FIIs की स्टेक है, DIIs की 5.5% के लगभग। और ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक को लेते हैं तो आराम से डाउनसाइड रिस्क कम है, और ऊपर के लेवल्स जो है 530 के लेवल दिखाया हुआ है। तो पहला टारगेट जो दूंगा मैं 490 का, और दूसरा टारगेट दूंगा 530 का। ओके, तो यह है आपके लिए सेंचुरी एनका, जो है जैन साहब की पसंद। और अनिल जी, यह तो आपका बर्थडे गिफ्ट भी था, 2 जून को आपने रेकमेंड किया था। 360 के लेवल्स पर ट्रेड करता था सर उस समय जब आपने बात करी थी। एग्जैक्टली 1 महीने पहले 520-530 का हाई बनाया इसने, जैसा जैन साहब कह रहे थे, वहां से थोड़ा करेक्ट भी हुआ और अभी भी 450 के लेवल पर है। क्या करना चाहिए सर सेंचुरी एनका पर? बिल्कुल 100% जो जैन साहब कह रहे हैं वही करना चाहिए। होल्ड करें, खरीदें, गिरावट आए ऐड करें। बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पक्के तौर पे होल्ड करना चाहिए दीप, कहीं कोई डाउट नहीं जी। बिल्कुल, तो पक्के तौर पर होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। अनिल जी की बर्थडे पिक भी था और जैन साहब की तरफ से भी आपको अच्छे टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। पर आइए, अनिल जी का बर्थडे पिक तो ये आपके लिए पोजिशनल बेसिस पोर्टफोलियो के लिए था, आज ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक उनकी नजर में आया है ये भी जान लेते हैं। बिगुल आज के 2000। डीप इंडियन होटल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, 149 रुपये 50 पैसे 75 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर तेजी करने का इरादा रखते हैं हम, और वजह यह कि ओपनिंग अप थीम काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। और कल आप देखिए एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था हिथ्रो एयरपोर्ट पे, जो छुट्टियों से घूम कर जो लोग आ रहे हैं, 1-1, 1.5 घंटे की वहाँ पर लंबी लाइन लगी है। ऐसा दृश्य कम देखने को मिलता है कि लोगों को पासपोर्ट्स के लिए, वीज़ा के लिए और वहाँ एक से दूसरे देश में एंट्री करने के लिए, आने जाने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़े। यानी कि वो रिवेंज टूरिज्म वाली जो कॉन्सेप्ट है वो ज़बरदस्त आती हुई दिख रही है। इंडियन होटल हमने पहले भी रिकमेंड किया था, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पर हमें लगता है कि ओपनिंग अप थीम इंडिया में भी जो अब बढ़ती हुई दिख रही है, धीरे धीरे स्कूल्स खुल रहे हैं, अब सब कुछ ही खुल रहा है, तो नेचुरली यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनेगी। काफ़ी बाजार के बड़े दिग्गजों ने भी यहाँ पर खरीदारी की है। 144, 144 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 153, 157 ये 2 छोटे टारगेट हैं। 162 और 175 ये 2 बड़े टारगेट है। हाई कन्विक्शन आइडिया है, मैं बताना चाहता हूँ, मतलब हाई मीन्स एकदम हाई कन्विक्शन आइडिया है। और इस स्टॉक को आप दिवाली तक अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं तो इसको पोजिशनल बेसिस पे करें और 175 का टारगेट रखें। यानी कि यहाँ से 25-30 रुपये की तेजी बन सकती है। 25-30 रुपये की तेजी मतलब कितना हुआ, 15-20% के आसपास। FNO स्टॉक्स में 2 महीने में, 3 महीने में, दिवाली मेरे ख्याल से 4 नवंबर के आसपास की है, तो सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने में अगर आपके 25 रुपये बनते हैं FNO स्टॉक में, शांति से लेके खड़े हो जाइए, कॉल लेकर बैठ जाइए, या थोड़ा सा 150 रुपये का थोड़ा डिलीवरी खरीद कर छोड़ दीजिए। डिलीवरी में भी अगर 2 महीने में 10% बढ़ता है तो किसी लिहाज से FNO का स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक बुरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसको पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए, दिवाली तक के 175 के टारगेट रखिए। बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है, आप सब जानते ही हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेडिंग के लिहाज से करना है तो 153, 157 का टारगेट रखिए, 144 का स्टॉप लॉस।
पोजिशनली आपको होल्ड करना है 162 और 175 के टारगेट के लिए। हाई कन्विक्शन आइडिया इंडियन होटल्स, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। जी डी बिल्कुल, तो हाई कन्विक्शन आइडिया अनिल जी की तरफ से रीओपनिंग थीम है, नजर रखिए इस पर। इमीडिएट टारगेट 153, 157, पोजिशनल टारगेट 162, और अगर आप कुछ समय के लिए और होल्ड करें तो 175 तक भी ये जा सकता है। चलिए, इंडियन होटल्स ये है आपके लिए राय खरीदारी की। आइए, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार। बिगुल उनके ने निफ्टी के निशाने पर नितिन मुरार का। गुड मॉर्निंग नितिन जी, बताएं सर क्या होनी चाहिए आज की स्ट्रैटेजी? बैंक निफ्टी में इस लेवल पे हम बुल कॉल स्प्रेड लेंगे और स्ट्रेटेजी ये होगी कि 36,500 की कॉल ऑप्शन लेकर के 36,700 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे। ये 82-83 की कॉस्ट में बन रही है हमारी, और स्टॉप लॉस 40 रुपए का होगा डिफरेंस का, और टारगेट करीब 150 रुपए के होंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 36,500 पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, 25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये सपोर्ट बन गया। तो मैं सपोर्ट की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, 36,500 की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ जो सपोर्ट लेवल है, और रेसिस्टेंस 36,700 पे है जहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो उसकी मैं कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ। तो फुल कॉल स्प्रेड हो गई जो 80 रुपए में बनती है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट करीब 150 रुपए के होंगे, यानी कि एक्सपायरी 36,650 की तरफ होगी, तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है 150 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक पर स्प्रेड नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, निफ्टी पर कोई राय, किधर देख रहे हैं वीकली एक्सपायरी सर? देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पॉसिबल है कि 17,100 के आसपास या उससे ऊपर हो, क्योंकि सुबह से ही और कल भी 17,100 की कॉल पुट दोनों में काफी राइटिंग हो रही थी, और आज भी ऐसा दिख रहा है कि 17,100 की कॉल पुट दोनों में राइटिंग हो रही है। तो पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि रेंज बाउंड एक्सपायरी होनी चाहिए। नीचे सपोर्ट लेवल 17,050 से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर रेसिस्टेंस जो बन रहा है वो 17,150 बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी की जो रेंज है वो आज की 17,050 से 17,150 होगी। बायस पॉजिटिव है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 17,100 के ऊपर एक्सपायरी हो। तो अगर कोई डिप मिलती है इंट्राडे में, अगर 17,100 की कॉल ऑप्शन अभी 39 के आसपास है, अगर ये डिप में 30 रुपए के आसपास मिले तो उस समय हम बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और फिर टारगेट आपको 40 से 45 रुपए के मिलेगा। ओके, तो ये आपके लिए निफ्टी पर भी स्ट्रैटेजी नितिन जी की तरफ से, और बैंक निफ्टी पर एक स्प्रेड आते हुए। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अब एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक से पहले मैं अनिल जी की जो पिक थी इंडियन होटल, जो अनलॉकडाउन वाली थीम थी, उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो तो आपने भी शेयर किया था जब लॉकडाउन आया था, पहला लॉकडाउन आया था, तो आप भी एक बार डीमार्ट के स्टोर पर लाइन पे लगे थे, और दिल्ली के अंदर भी काफी लाइन थी मदर डेयरी वगैरह पे जब लॉकडाउन हुआ था। और अभी तो अनिल जी कोविड गया नहीं है, ये जितने भी होटल्स हैं इंडियन होटल्स की जिसकी आपने बात करी थी, वहां पर अगर आप ब्रेकफास्ट के बुफे के लिए देखें वीकेंड पर, तो अनिल जी जितनी बड़ी लाइन आपने देखी थी उससे लंबी लाइन वीकेंड पर होटल के अंदर होती है। लोग ब्रेकफास्ट के लिए अनिल जी लाइन में वेट कर रहे होते हैं। तो ये जो होटल का थीम है लॉकडाउन वाला, वो जबरदस्त वाला है। और जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है अनिल जी, वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट में देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, ब्लू स्काई जोन के अंदर है। पीडीलाइट पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है पीडीलाइट के चार्ट पर। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स में हमने जबरदस्त तेजी देखी है, और अब बारी है पीडीलाइट की, जिसने एक मेजर हर्डल को आज के ट्रेड में, शुरुआती ट्रेड में ही पार कर लिया है। और ये हर्डल जो है ये 2315 के आसपास, 2315 के आसपास स्टॉक में थी, और आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं 2315 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पीडीलाइट भी नए कीर्तिमान बनाएगा, इन स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, 2350, 2350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है पीडीलाइट को। पहला टारगेट 2400 रुपए का, 2400 का, दूसरा टारगेट 2435 रुपए का, 2435 तक जाता हुआ दिख रहा है। बाय करने की राय।
कुछ जोड़ वाला पिडिलाइट खरीदें आप, ये है राय आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है हमारी एक और एक्सपर्ट की तरफ से किरण जी, और किरण जी के बाद जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आपके लिए होगी। तो पहले बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, सीमेंट के स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। सारे के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। मैंने चूज किया है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। मेरा स्टॉप लॉस 7885 का रहेगा, 7920 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट के लिए मैं मानता हूं 8000 का पहला साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा अगर आज की बात करते हैं, और अगर 1 से 2 दिनों का वक्त लेते हैं तो 8200 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो पोजिशनल और इंट्राडे ये दोनों पोजीशंस के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अल्ट्राटेक बाय करने की सलाह है। शेयरों में भी धीमे धीमे खरीदारी आती हुई दिख रही है। जो नहीं चलते वो धीरे धीरे चल जाते हैं, बस आज नहीं तो कल वही वाला मामला है। देखिए आज किस तरह से फार्मा स्टॉक्स में फिर से रौनक लौटती हुई दिख रही है ना। आपने देखा ना, डॉक्टर, सिप्ला सारे मजबूत होते दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, खराब कुछ भी नहीं है, कभी कोई चलता है कभी कोई चलता है। ये है स्टॉक्स। लेकिन एक स्टॉक जो सेठी साहब ने लगातार रिकमेंड किया, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आया है, राजेश वालिया साहब ने भी किया, HAL वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी। वायदा कारोबार में एक एक करके एक एक खिलाड़ी भागे जा रहा है। IEX ने ड्रीम रन देखा है, और IEX बाद अब देखिए HAL अपना ड्रीम रन देख रहा है, 5% मजबूत हो। क्या गजब की तेजी होती दिख रही है। और डॉक्टर देखिए 3.25% मजबूत है। आज HDFC लाइफ राजेश पालिया साहब ने जो रिकमेंड किया वो भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। आइए इस कमाल के बीच में आमतौर पर एक बेहतरीन रिसर्च आपके सामने रखते हैं। राइट, आमतौर पर होता ही है कि जो भी नया IPO होता है उसका बड़ा चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है, सबको लगता है कि इसमें पैसा लगाया जाए, लगाना भी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कंपेयर करने की कोशिश की कि अगर कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है तो वो उसके मुकाबले में सस्ती है या नहीं? आज हमारी टीम ऐसी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आ रही है, और ये रिसर्च आ रही है विजया डायग्नोस्टिक। ये IPO खुला है आज दूसरा दिन, कल आपने मैनेजमेंट को सुना भी, हमारी राय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थी भी। इसके मुकाबले में एक और IPO जो हाल ही में लिस्ट हुआ है, अच्छा पुरानी कंपनी नहीं है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक, पुणे बेस्ड जो कंपनी है, जिसकी भी लिस्टिंग अभी हुई है। तो इन दोनों के फाइनेंशियल्स को मैच किया, क्योंकि नई कंपनियां हैं दोनों, बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है डायग्नोस्टिक का कारोबार। तो क्या कुछ खास है, और क्या IPO बेहतर है वैल्यूएशंस के लिहाज से, या ऑलरेडी लिस्टेड कृष्णा? ये पूरी रिसर्च लेकर आए हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए अपनी रिसर्च। डेफिनेटली अनिल जी, वैसे तो चाहे तो हम इसको मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल से भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन नो डाउट कृष्णा हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और विजय डायग्नोस्टिक इसका ऑलरेडी IPO चल रहा है। इसके लिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है वो काफी महत्वपूर्ण था, और इसके लिए हमने इनके बीच में कंपैरिजन किया है। सबसे पहले कृष्णा डायग्नोस्टिक को आप समझिए, इस कंपनी का पूरा जो फोकस है PPP मॉडल पे, और कंपनी के 70% के आसपास की आय जो है वो सरकार से आती है। जबकि विजय डायग्नोस्टिक को अगर आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा आय कंपनी की जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर से आती है। कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास पैन इंडिया प्रेजेंस है, जबकि विजय डायग्नोस्टिक का जो मेन प्रेजेंस है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे है। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास विजय डायग्नोस्टिक के तुलना में 22.5 गुना ज्यादा जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो है। यानी कि साइज में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर के हिसाब से, तो कृष्णा जो है वो विजय से काफी ज्यादा बड़ा है। आप पिछले 2 साल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो डायग्नोस्टिक सेंटर में कृष्णा डायग्नोस्टिक में करीब 46% की ग्रोथ देखने मिली, विजय में 33 हुई। पिछले 2 साल में आय में अगर आप देखेंगे तो कृष्णा में करीब 90% के आसपास की ग्रोथ रही है, जबकि विजय में 28.7% के आसपास की ग्रोथ रही है। केपेक्स अगर आप देखेंगे तो कृष्णा काफी बड़े पैमाने पे कर रहा है, 148 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर रहा है ये पिछले 3 साल में, जबकि विजय ने 45 करोड़ के आसपास किया। मार्केट कैप आप देखिए, कृष्णा का अभी तक 2990 करोड़ का है, विजय करीब 5116 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहने वाला है। अब आते हैं वैल्यूएशन पे, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पहले मार्केट कैप टू सेल्स देख लेते हैं। कृष्णा 7.5, विजय इसका डबल है 14.4। प्राइस टू बुक वैल्यू कृष्णा 11.1, विजय 14। ईवी बाय एबिटा अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनी को ऑलमोस्ट सेम है। प्राइस टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो कृष्णा करीब 75-78 के आसपास है, विजय 64 के आसपास है। तो अगर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो विजय के सामने तो काफी सस्ता नजर आता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए जाहिर सी बात है, कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो सरकार के लिए काम करती है, और इसके लिए मार्जिन जो है
वो थोड़े कम है। इस कंपनी के करीब 26% के आसपास का एबिटा मार्जिन है, विजय का करीब 43.8% के आसपास है। लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो लगातार केपेक्स करते जा रही है और नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, जो रीच है वो इस कंपनी की ज्यादा है। तो अगर मेजोरिटी पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो विजय से तो काफी अच्छा जो है वो कृष्णा लगता है। दोनों हाल ही की लिस्टेड एक आईपीओ है और एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन हर पैरामीटर पे अगर आप आईपीओ में ही पैसा लगाना चाहते हैं किसी विजय में तो कृष्णा में क्यों नहीं, क्योंकि जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है, रीच के हिसाब से भी बड़ा है, मार्केट कैप भी विजय से तो कम ही है। ओके, तो ये है आपके लिए एनालिसिस जो आईपीओ चल रही है विजय डायग्नोस्टिक्स वर्सेस जो अभी लिस्ट हुई है कृष्णा मेडिकल। अनिल जी कैसे देखें इसको, कृष्णा डायग्नोस्टिक और विजय डायग्नोस्टिक को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसा वरुण ने कहा एक मार्जिन प्रीमियम विजय डायग्नोस्टिक्स को मिल रहा है इसलिए वो ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है, पर बाकी हर लिहाज पर अगर आप देखें तो कृष्णा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। 100% दीप रिसर्च एकदम सही है वरुण की और बिल्कुल परफेक्ट भी। और मुझे लगता है कि शुरुआती जो कुछ भी सप्लाई वप्लाई आनी होती है आईपीओ में और उसके बाद में ये स्टॉक एक्शन के लिए तैयार भी होता हुआ दिख रहा है, तैयार होगा भी। मुझे लगता है कि अच्छा एक्शन दिखाएगा आगे चलते। तो अल्टीमेटली देखिए आप अपनी साइज के अपने बिजनेस मॉडल के तरह के स्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे और वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे नहीं लगता कि कोई महंगा है विजय के कंपेरिजन में, बराबर ही है। लेकिन बराबर है और जब साइज में इतना बड़ा है, मार्जिन इतने बेहतर है, तो इनफैक्ट कृष्णा को वैल्यूएशन बेहतर मिलने चाहिए विजय के मुकाबले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों में से एक चॉइस अगर करनी है, वैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय दी है विजय में, लेकिन अगर आपको वो नहीं करना, आप इस प्राइस में कृष्णा ले लीजिए, भले विजय में अप्लाई ना करें। विजय में करेंगे पता नहीं अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा, और हो सकता है लिस्टिंग ऊपर भी हो। अगर लिस्टिंग ऊपर होगी तो और ज्यादा कृष्णा आपको आकर्षक लगने लगेगा। तो मेरे ख्याल से जो लोग इन्वेस्ट करने के हिसाब से सोच रहे हैं उनके लिए कृष्णा डायग्नोस्टिक बेहतर चॉइस है। दो वजह से, पहला इनिशियल सप्लाई आपकी आईपीओ के बाद की खत्म हो चुकी है, जिन लोगों को बेचना था बेच कर निकल गए, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो खरीद कर बैठे हैं। दूसरा, साइज के लिहाज से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशंस बेहतर हैं, आकर्षक है, और उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो ये स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर रहना चाहिए कृष्णा का, आप फोकस कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। सुमित जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, आज थोड़ा सा लेट हुए हैं सुमित जी, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और जब आए हैं तो पता कैसे चलेगा कि आए बगैर बिगुल के। तो सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सुबह पहले थोड़ा सा काम आ गया था पर्सनल, बट जैसे फ्री हुआ वैसे ही लाइव आ गया हूँ। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है फार्मा स्टॉक। फार्मा स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक एक करके अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और फार्मा स्टॉक यहाँ से अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। जो काउंटर मेरे रडार पे आया है वो है लुपिन। 970 971 का अभी भाव चल रहा है। लुपिन के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लुपिन में करेक्शन के बाद अभी रिबाउंड आ रहा है, लुपिन यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 990 रुपया इमीडिएट टारगेट होगा, 1020 दूसरा टारगेट होगा। लुपिन को 2 से 5 दिनों का ट्रेडिंग होराइजन समझ के खरीदारी करें। पोजिशनल तौर पे भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 950 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 990 रुपए से लेके 1020 रुपए तक का। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 980 वाला कॉल अभी 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है लुपिन का, इसको खरीदारी करें। 16 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक के टारगेट लुपिन के 980 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स पे 990 से 1020 के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा लुपिन के अंदर। तो लुपिन है वो पहला स्टॉक है जो सुमित जी के रडार पर आज आया खरीदारी करने के लिए। आज से खरीदे इसे 990 1020 के टारगेट के लिए। टारगेट और आते हुए दिखेंगे बड़े बड़े। तैयार है वागले साहब अपने एक वंडरफुल स्टॉक के साथ। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मैरिको मेरे रडार पर आया है। इसने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 555 का, और अभी करंट भाव है 563 64। तो यहाँ पर बाय करें, 560 तक ऐड करें। 554 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे यहाँ से कम 20 रुपए मुंह दिखती है। 585 का मेरा टारगेट होगा, और वो भी आज का। आज ही इसमें ब्रेकआउट आया, ये मुंह आज के दिन में ही आनी चाहिए। अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हैं तो 610 से 620, 1 से 2 दिन में भी 3 दिन। ओके, तो ये है आपके लिए मैरिको में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। एफएमसीजी, फार्मा,
डिफेंसिव्स, ये हैं वो स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए, जय ठक्कर भी तैयार है और इंतजार है अगर आपको कैश का ऑप्शन का, तो बिल्कुल जय की तरफ से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए तैयार। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। बताएं क्या है इरादा, क्या खरीदेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, किसका ऑप्शन? मुझे लग रहा है निफ्टी का। हाँ, बिल्कुल सही, क्या बात है अनिल जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बिल्कुल सही गेस किया आपने अनिल जी। निफ्टी पर ही बाय रिकमेंडेशन है मेरा। अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिला एंड दिस डिप शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 17,050 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 9 सितंबर की एक्सपायरी का, 150 रुपए के आसपास अनिल जी ये मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 104 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, 150 पे खरीदे, 104 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट ऊपर में जो इसका बनेगा वो है 192 का, सेकेंड टारगेट बनेगा 216 का। 192, 216 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है अनिल जी, बिकॉज ये कंसोलिडेशन जो है अनिल जी ये थोड़ा बहुत रह सकता है आज के दिन, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू। विक्स थोड़ा बहुत बड़ा है, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े कूल ऑफ हुए हैं एंड ऊपर में मैं कहूंगा कि 17,200, 250 के आसपास निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, बट ऑन द फ्लिप साइड में कहूंगा ज्यादा डाउन साइड तो लग नहीं रही एज ऑफ नाउ एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। आई मीन 17,050 की जो रेंज है वो इतनी क्रूशियल सपोर्ट रेंज है कि उसके नीचे मुझे नहीं लगता है कि बंद आना चाहिए। सो आई मीन सपोर्ट काफी अच्छा है एंड काफी नजदीक है एंड वो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट साइड पर ट्रेड तो नहीं बनता एंड दैट्स द रीजन ये लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 150 रुपए के आसपास 17,050 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। और अनिल जी बैंक निफ्टी का हमारा ऑप्शन ओपन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें बने रहना चाहिए बिकॉज ओवरऑल सेटअप तो वहां पे भी काफी पॉजिटिव है। केवल एक 37,000 का एक रेजिस्टेंस है, आई एम श्योर कि जैसे ही वो एक्सपायरी के बाद अगर निकलता है तो उसके बाद तो ज्यादा कोई ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं है एंड लाइफ टाइम हाई सून हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी आप करें खरीदारी, कोई किया भी है वो 3600 का अगले हफ्ते वाला कॉल ऑप्शन आपका कल क्लोजिंग वाले शो का है ओपन, बिल्कुल रखिए, डरिए घबराइए मत। और अब नया ऑप्शन जो आपको खरीदना है वो 17,050 का इन द मनी ऑप्शन खरीदना है निफ्टी का, जय की तरफ से क्लोजिंग बेसिस पे 104 का स्टॉप लॉस, बेहतरीन पिक आपके लिए जय की तरफ से आती हुई। पालव्या सब भी तैयार है अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ, उनके लिए बिगुल। बताएं सर। सो अनिल जी ऑप्शन में ट्रेड देना है और वो है भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज का सेटअप देखें तो जिस तरीके से इसमें सेटअप बना हुआ है हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से 820, 830 तक मूव दिखाता हुआ दिखेगा इस सीरीज में। तो हम एट द मनी 780 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब अभी ट्रेड कर रहा है 31 रुपीज के आसपास। ये ऑप्शन को अगर पोजिशनल बेसिस पर रखेंगे तो हमें लगता है 45 से 50 रुपीज तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। जिस तरीके का भारत फोर्ज का सेटअप है, जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में जो स्टॉक में लोअर साइड से रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये पूरा एक वी शेप रिकवरी करता हुआ दिखेगा। इवन 840 तक भी ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा मूव। इस ऑप्शन में हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 23 रुपए के आसपास। पोजिशनली बेसिस पे इसका टारगेट होगा 45 से 50 रुपीज तक का। भारत फोर्ज की 780 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। ओके, तो भारत फोर्ज 780 की कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएं। कल भी स्टॉक के बारे में बात हो रही थी, एक्शन में रहा है ये काउंटर और यहां से और तेजी दिखा सकता है। ऑटो एंसिलरी स्पेस का ये दिग्गज, नजर रखिए इस पर भी। आइए ढेरों और स्टॉक्स पर रखनी है नजर और कुछ बेहतरीन पिक्स भी लेनी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की। पावर्ड बाय दिव्य शावाश्री प्रवाही, तुलसी, गिलोय, वासा, वनपसा, लौंग, दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विमल, बोलो जुबां केसरी और मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। बाजार में एक्शन है भरपूर, वीकली एक्सपायरी का है इंतजार और
लाल और हरे निशान के बीच आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मूव करते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक अभी थोड़ी देर पहले फिसला था, अब वापस रिकवर होकर 36,600 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी मोमेंटम पकड़ते हुए 17,125 पर आज आपको मूव आ रही है। फार्मा शेयर्स हैं सबसे आगे, नजर रखिए वहां पर साथ ही आप कुछ मेटल शेयर्स से कंट्रीब्यूशन आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही एफएमसीजी शेयर्स में भी एक्शन आ रहा है और इंश्योरेंस स्पेस यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा रोटेशन आपको बाजार में दिखेगा। आइए 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन पिक्स ले लें। पालविया साहब आपसे करेंगे शुरुआत, बताएं सर कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज? जी, जो स्टॉक बाय करना है वो है एस्ट्रल पॉली। ये स्टॉक में हालांकि अभी रिसेंटली ये एफ&ओ में भी आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक में एक डिप के बाद एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ और स्टॉक में जो रिवर्सल देखने को मिल रहा है, अब हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 2125 2130 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हम रेंज सजेस्ट करेंगे 2125 से लेके 2100 तक की रेंज में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 2060 के आसपास, और हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 2300 रुपए तक के। तो एस्ट्रल पॉली बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस पे, अभी 10 की कमाई। ओके, तो एस्ट्रल पॉली इस पर करनी है खरीदारी, ये है राय आप पर। एस्ट्रल लिमिटेड अब हो गया है इसका नाम पालविया साहब की तरफ से। आइए जय की तरफ से एक कॉल तैयार है, उनके पास चलते हैं। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप न्यू एंट्रेंट है एफएनओ में। पहले तो 10 की कमाई में दिया करते थे हम, और अब एफएनओ में आने के बाद तो एक्शन काफी देखने मिल रही है। एचएएल, इसका 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। एचएएल का 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 75-77 के रेंज में मिल रहा है दीपांशु, इसको खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 61 का। फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो है 98, सेकंड टारगेट बनेगा 112। 98 एंड 112 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे आप, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एचएएल में ये 2 दिन का जो करेक्शन आया है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से 1500-1515 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं लगभग एचएएल में। और दीप, जो हिसाब से वॉल्यूम्स के साथ एक क्लियर हमें बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में देखने मिला है। ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर ये निकला है। आई मीन टू से कि लाइफ टाइम हाई किया था इसने, और बड़े ओपन इंटरेस्ट भी देखने मिला है ये सीरीज में। सो आई थिंक दैट ये अच्छा यहाँ से और भी कर सकता है। 1500-1515 ये स्पॉट के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और 98 से लेके 112 ये हमें ऑप्शंस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एचएएल। वायदा कारोबार के में आने के बाद इस पर कॉल जरूर आई हैं, पर पहली बार आई थिंक ऑप्शन स्ट्रैटेजी इस पर आ रही है। तो चलिए नजर रखिए एचएएल पर भी। ऑप्शंस के जरिए जय की है राय, 1400 की कॉल आप खरीद कर चल सकते हैं। आइए एक बार डाल देते हैं नजर कि 1 घंटे बाद कमोडिटी बाजार में किस तरह का एक्शन चल रहा है। इस समय कच्चे तेल में मोमेंटम वापस आते हुए 5000 के लेवल को रिक्लेम करा है। इस समय एमसीएक्स पर क्रूड आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 5000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, हल्की खरीदारी के साथ। थोड़ी कल की ओपेक की बैठक के बाद हमने गिरावट देखी थी, पर अब वहां पर आ गई है रिकवरी। नेचुरल गैस में आज है कमजोरी, करीब 1.25% नीचे ट्रेड करते हुए दाम 337 लेवल के आसपास। गोल्ड में एकदम सपाट कारोबार हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। कल हमने हल्की खरीदारी जरूर देखी थी, और जहां तक सिल्वर का भी सवाल है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन यहां पर भी नहीं आते हुए दिखेगा। पर बेस मेटल्स में आज है रिबाउंड, और ये एक्सप्लेन करता है क्यों सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में आप थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। एल्यूमिनियम पर रखिए नजर, 1% ऊपर एल्यूमिनियम के दाम आपको इस समय आते हुए दिखेंगे, और इसके आप देख रहे हैं हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, यहां पर भी पॉजिटिविटी है। ऑफकोर्स वेदांता में अनाउंसमेंट भी है डिविडेंड का। कॉपर में अच्छी खरीदारी हो रही है 1/4%। लेड, जिंक, यहां पर भी पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखेगी, और निकल यहां पर भी आपको करीब 0.5% की खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो मेटल्स में है अच्छा एक्शन आज के दिन, नजर रखिएगा इस स्पेस पर। आइए आपके लिए आज की कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ट्रेडबुल सिक्योरिटीज की तरफ से। सबसे पहले तो गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 47,150 के लेवल पर, टारगेट होगा 46,900, स्टॉप लॉस रखना है 47,300 पर। जिंक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ये खरीद कर आप चल सकते हैं 243.4 के लेवल्स पर, टारगेट 246, स्टॉप लॉस 242.1। एनसीडेक्स पर ग्वार सीड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ये भी आप खरीद सकते हैं 5680 के लेवल पर, टारगेट 5800, स्टॉप लॉस 5550। तो सोना बेचें, उसके सामने जिंक और ग्वार सीड खरीदें, ये है आपके लिए ट्रेडबुल सिक्योरिटीज की राय। आज के लिए 2 स्पेशल शोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहां तक कमोडिटी बाजार का सवाल है।
पहले तो कच्चे तेल पर करेंगे बात। पतली धार कैसी रहेगी रफ्तार। भारी डिस्कशंस के बाद हमने देखा है कि ओपेक ने अपना जो प्रोडक्शन बढ़ाने का लक्ष्य था 4 लाख बैरल पर डे हर महीना, उसको बरकरार रखा है। हालांकि उन्होंने माना है कि 2021 में ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी उन्होंने उम्मीद लगाई थी। तो अब किस तरह की रहेगी कच्चे तेल की चाल, आगे और रफ्तार आ सकती है या फिर धीमी पड़ेगी गति, इसी पर करेंगे चर्चा। तो पहले 11:26 पर पतली धार कैसी रहेगी रफ्तार, और उसके बाद 11:35 पर सोना सपाट किस बात का इंतजार। हम देख रहे हैं लगातार एक रेंज में ही रहा है सोना, 47-48,000 अपसाइड पर आता है और 43-44,000 पर सपोर्ट आ जाता है। तो इस रेंज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। अब आगे सोने की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि फेस्टिव बाइंग भी थोड़ी आने वाली है, तो क्या इसी रेंज में रहेगा या फिर एक्शन बन सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। सोना सपाट किस बात का इंतजार। तो अनिल जी, 2 खास शो हैं आज, कच्चे तेल पर और सोने पर सर। तो 2 सबसे बड़ी ट्रेडिंग होने वाली कमोडिटीज और दोनों पर है शो आज आपके लिए, इस पर रखिएगा नजर रखिए एक और स्टॉक पर, और वो है कैश मार्केट का स्टर्लिंग एंड विल्सन। बड़े दिनों बाद एक और बढ़िया मूव आता हुआ दिखा है, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ 2 वजह से। एक तो इसे कुछ समय पहले हमने आज के 2000 में दिया था, और उस लिहाज से 290-300 तक के जो टारगेट थे वो तो सारे आ ही चुके थे, लेकिन 28 अप्रैल को SIP के तौर पर भी दिया था, तो 319 रुपये का दाम था। काफ़ी वक्त इसने लगाया, 250-260 तक नीचे भी आया, अब वापस रिकवर। तब भी हमने कहा था कि इसे आप और एवरेज करिए, ऐड करिए। अगर आपने किया है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें कर सकते हैं। जिन्हें डर लगाओ कि भाई हमारी गलत एंट्री होगी, गलत स्टॉक ले लिया, आपकी प्राइस के ऊपर है, आप बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो आप प्राइस आ चुकी है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो भी SIP स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए, अगर 20, 25, 30% अपनी प्राइस से नीचे चाहें तो एवरेज कर लें, और एवरेज ना भी करें तो इन्हें होल्ड करें। क्वालिटी को लेकर कोई खराबी और कमी नहीं है। ठीक है, कभी कोई स्टॉक जल्दी चल जाता है, नॉन स्टॉक भाग जाता है, कभी कोई वक्त लगाता है। सारे स्टॉक BSE जैसे नहीं होते, नेचुरली कुछ वक्त भी लगाते हैं, कुछ पेशेंस टेस्ट करते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टॉक हैं आगे पीछे उनमें आपको पैसा बनता है। JK पेपर एक और एग्जांपल है, 100 रुपये के आसपास रिकमेंड किया, 2 महीने तक हिला नहीं, और उसके बाद भागा तो ऐसा भागा कि 100 वाला सीधा 250 रुपये कुछ हो गया। तो वैसे ही है, कौन सा स्टॉक कब चलेगा ये काश सबको पता होता, किसी को पता होता तो फिर बात ही क्या थी। बट एनीवे, आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बढ़ते आगे स्पेल मिड कैप स्टॉक्स में 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजत सर, सिद्धार्थ सर। स्वागत दोनों का बिगुल के साथ। रजत सर, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सिद्धार्थ जी, और आपके सभी दर्शकों को, दीपांशु को भी सुप्रभात। मैं जो स्टॉक अभी रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो मेरी पोर्टफोलियो में है, मैंने पहले भी इसका रिकमेंडेशन दिया था। अभी एक खास वजह है, हम 10 प्लेट रिकमेंड कर रहा हूँ, दोबारा शायद तीसरी बार रिकमेंड कर रहा हूँ। कारण यह है कि ये कंपनी अभी ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है, इसलिए इसमें कैपेसिटी एडिशन होने की संकेत दिया है कंपनी ने, और उसमें अभी करंट कैपेसिटी है 3,79,000 टन पर एनम, वो आगे जाके बढ़ा के और 3 लाख टन ये जोड़ रहा है। इसके कारण ये है कि पैंडेमिक के होते हुए कैन फूड इंडस्ट्री को भी ये कैटर करता है, और नॉन फूड जैसा पेंट्स, बैटरीज, स्प्रेज, एरोजोल स्प्रेज, ये सब में भी टीन प्लेट की इस्तेमाल होता है, और ये क्वालिटी टीन प्लेट बनाता है। टाटा स्टील का एक सब्सिडियरी जैसा है और टाटा ग्रुप कंपनी भी है। इसमें खासियत यह है कि अभी जहाँ पे चाइना पे 7.5 kg पर कैपिटा कंजम्पशन है, मलेशिया में 9 kg कंजम्पशन है, और बाकी जगह पे 5 kg ऐसा ही चल रहा है। इवन एशियन कंट्रीज में, वहाँ पे इंडिया पे सिर्फ पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 420 ग्राम की। सो इसमें ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इसलिए कंपनी कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके अच्छी ये होगा। और एक चीज़ भी है, आत्मनिर्भरता के कारण यहाँ पे क्वालिटी टीन प्लेट को इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए जो लो क्वालिटी टीन प्लेट अभी भारत की बाज़ार में आ रहा है उसमें भी कुछ सुधार हो सकता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई रुकावट भी आ सकता है।
तो ये एवरीथिंग इज फेवरिंग दिस कंपनी, इसलिए मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। और ये आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि काफी ऊपर जा सकता है। फिलहाल आपको जो टारगेट मैंने दिया था उसको मैं रिवाइज करना चाहूंगा, क्योंकि हम तो 238 पे दिया था और अभी ये 255 रुपया हो चुका है आज के दिन। तो 255 रुपया में अगर कोई ले रहा है तो उसको कोई चिंता नहीं है। 298 और 337 ये दोनों टारगेट मान के 10 प्लेट में खरीदारी कीजिए। लेकिन मैं स्टॉप लॉस जो 215 में रखा था वही रखेंगे, क्योंकि बाजार काफी वॉलेटाइल हो सकता है इसलिए। बट इसमें बने रहिए, ये अच्छी पैसा बनाएगा। और फिर से एक बार खुलासा कर देना चाहता हूँ कि आपकी दर्शकों की जैसा वो अगर खरीदेंगे तो मुझको भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं इसको पिछले साल में लेके बैठा हूं और अभी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए फिर से लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड कर रहा हूं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सबसे बढ़िया हलवाई तो वही है ना जो अपनी दुकान की मिठाई खुद खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अपनी बनाई हुई तो दूसरों को बेचे और खुद दूसरी और बढ़िया वाली दुकान में जाकर खाए। तो आप तो वही स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं जो आपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आपका कन्विक्शन लेवल जबरदस्त है बिल्कुल। तो टिन प्लेट बार बार लगातार रजत सर की रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ फंडामेंटली लाजवाब शेयर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे और सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ हैं, उनसे लेंगे हम उनकी लॉन्ग टर्म पिक। लेकिन उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आने की तैयारी में है और इस खबर पर करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए चलते हैं उनके पास। नई दिल्ली बता रहे हैं चेतन एक बड़ी खबर। चेतन बताइए क्या है बड़ी खबर और किस सेक्टर किन स्टॉक्स पर पड़ेगा असर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये जो खबर है ये फर्टिलाइजर शेयर्स के लिए, फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट गेम चेंजिंग खबर है यहाँ पे, क्योंकि सरकार शर्तों के साथ फर्टिलाइजर कंपनीज को एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति जल्द दे सकती है। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगस्त 24 को फर्टिलाइजर मिनिस्टर और सीनियर फर्टिलाइजर ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग हुई उसमें ये निकल के आया कि जो अवेलेबिलिटी का इशू चल रहा है हिंदुस्तान में अभी फर्टिलाइजर का, उसको रिजॉल्व करने के लिए कंपनीज को एक इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक बहुत ज्यादा एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल एक तरीका मिलना चाहिए जिस तरीके से वो अपनी स्टॉक मेंटेन कर सके। तो डेफिनेटली जो कंपनी अपने फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी के टारगेट्स अचीव कर लेगी उसको एमआरपी फिक्स करने की अनुमति मिल सकती है। इसका मतलब है कि जो भी कंपनी अपने फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी टारगेट्स देश भर में मेंटेन करेगी उसको 1000 से 1200 रुपए की रेंज में ये राहत मिल सकती है कि वो प्राइस ऊपर या नीचे अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए कर सकती है। तो डेफिनेटली ये काफी राहत की बात होगी। इनफैक्ट ये जी बिजनेस सबसे पहले खबर भी ब्रेक करी थी 4 से 6 महीने पहले लगभग, मुझे याद है कि ऐसी तैयारियां चल रही है। लेकिन अब डेफिनेटली इस खबर पे बहुत जल्दी मोहर लग सकती है क्योंकि ये प्रपोजल फॉर्मली मूव करा जा चुका है अगस्त 25 की मीटिंग में। एंड आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इसका फॉर्मल अप्रूवल या तो कैबिनेट से होगा या तो खुद फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री गजेट नोटिफिकेशन द्वारा करेगी। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए मानी जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो 1000-1200 रुपए की रेंज में राहत मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद कंपनीज के लिए। जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है इस खबर के दम पर अनिल जी कैसे देखें एक तरह से डीरेगुलेशन फर्टिलाइजर स्पेस का अगर कंपनियों को राहत मिल जाती है एमआरपी सेट करने के लिए तो फिर कितनी बड़ा बदलाव आ सकता है सेक्टर में सर इस खबर के दम पर? दीप जो चेतन कह रहे हैं कि ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है ही नहीं। ये बड़ी खबर नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी खबर है और ये एक मायने में रिफॉर्म है। रिफॉर्म किस तरह का? ठीक उस तरह का जो पेट्रोल और डीजल के दामों में हुआ है, चुपचाप शांति से, किसी को पता नहीं चला। तो आपको याद है पेट्रोल और डीजल के दाम पहले है ना मतलब अलग चलते थे, रेगुलेटेड, और मार्केट प्राइस कुछ और ही होती थी। फिर सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे हर महीने हम 50 पैसा बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, वो 50 पैसा बढ़ाते बढ़ाते मार्केट प्राइस के आसपास आ गया और उसके बाद मार्केट रिलेटेड दाम कर लिया। आज हम सब लोग जाकर पेट्रोल और डीजल हर रोज अलग नया दाम होता है, किसी को पता भी नहीं किस भाव में बढ़ा रहे। पहले एक दाम है वो फिक्स चलता रहता है। एग्जैक्टली उसी तरह का प्राइसिंग का फॉर्मूला आप समझ लीजिए फर्टिलाइजर में आ रहा है। मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्या होगा। अगर सरकार ने ये कह दिया कि आप सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कर लीजिए, मतलब जो आपकी कॉस्ट, उसके अलावा आपके प्रॉफिट वगैरह, आपके टारगेट्स, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप ले आइए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपका फर्टिलाइजर किस भाव में बिकना चाहिए। बस यही तो चाहिए।
इसमें होगा क्या, सारी फर्टिलाइजर कंपनियां कंपटीशन के हिसाब से बेचेगी, पॉइंट नंबर 1, ज़्यादा एग्रेसिवली बेचेगी और उन्हें अपने प्रॉफिट्स और मार्जिन्स मेंटेन करने, तो जब बढ़ेगा ना तब भी उनके मार्जिन मेंटेन रहेंगे, घटेगा तब भी मेंटेन रहेंगे। तो भाई जब जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, उस पर एक प्रॉफिट बनाकर बेचें, सिंपल, यही तो डीरेगुलेशन है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्शन सरकार लेने जा रही है और जो चेतन खबर लेकर आए वाकई में बड़ी कमाल की खबर है कि फर्टिलाइजर कंपनियों को प्राइसिंग की छूट मिलेगी। अब आप ये कहेंगे कि फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं इन टर्म्स कंडीशन के साथ, तो बिल्कुल ठीक है, यही तो पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आप टर्म्स कंडीशन लगाते हैं। अब आज मुझे बताओ, आज रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, कोई सरकार बोलती है कि आज का दाम ये है, उसका ये हो जाता है डिसाइड, ऑटोमेटिकली आपके डिसाइड हो रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से। यही चीजें आगे होगी फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए भी, और मैं बोल रहा हूँ ये गेम चेंजर होगा और सारी फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव, बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है और उस लिहाज से आपके लिए भरपूर एक्शन रहने वाला है। एक बार सिद्धार्थ जी हमारे साथ है, सिद्धार्थ जी से इस खबर पर राय ली जाए, उसके बाद जो स्टॉक्स बड़े एक्शन में उन पर मैं चार्ट्स पर भी राय लूंगा और चार्ट्स में भी देखते हैं कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं, उन पर मैं पहले फोकस कर लूं ताकि चार्ट्स वालों को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए ना चार्ट्स बनाने के लिए। मद्रास फर्टिलाइजर 30 रुपए का स्टॉक है। सुमित जी आपकी एक्सपर्टाइज वाले जोन में जरा इसके चार्ट तैयार रखिए, और साथ ही साथ कुणाल जी नेशनल फर्टिलाइजर्स 57-58 रुपए का स्टॉक है, इसके भी चार्ट्स आप देखिएगा। तब तक हाँ जल्दी से सिद्धार्थ जी आप अपनी राय दीजिए फर्टिलाइजर शेयरों पर, इस खबर पर। जैसे आपने कहा अनिल जी कि ये बहुत बहुत बड़ी खबर है और ये डीरेगुलेशन जैसा ही चीज है जैसे पेट्रोल और डीजल में हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। फायदा सभी फर्टिलाइजर कंपनी को होगा, स्पेशली जो लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनीज है जैसे कि आरसीएफ हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर हो गया, जीएनएफसी हो गया, जीएसएफसी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ये भी बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखा है। ये सारी कंपनियों के लिए बहुत बड़े फायदे का बात है। तो मैं मानता हूं कि अगर निवेश की राय है तो डेफिनेटली आप ये सारे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। सारे शेयरों को कंसिडर करें। सुमित जी चार्ट तैयार है आपके? तैयार है अनिल जी। अनिल जी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, 10% के ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 33 रुपए 33 से लेके 35 ये लेवल्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में मद्रास फर्टिलाइजर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 28.5 29 रुपए 29 के आसपास बनेगा, तो उसका नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लगा के एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें। कोई भी डिप आता है फ्रेश खरीदारी करें। 33 रुपए का पहला पड़ाव है, वो लेवल टूटने के बाद 35 रुपीज तक के लेवल शॉर्ट टर्म में मद्रास फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकता है। बताएं आप भी चार्ट्स इस वक्त आपने जो फर्टिलाइजर शेयरों के चार्ट्स देखे जरा उस पर राय दीजिए। मद्रास फर्टिलाइजर तो 12% का बड़ा उछाल दिखाता दिख रहा है। एनएफएल यहां पर अपनी राय दीजिए। कुणाल जी। अनिल जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी अनिल जी, हाँ, अनिल जी देखिए बहुत कुणाल जी जबरदस्त तो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। नीचे के लेवल्स पर आइलैंड रिवर्सल पैटर्न, हाँ आयरन रिवर्सल पैटर्न बना नहीं जी, उसके बाद आया है ब्रेकआउट। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। रेजिस्टेंस चार्ट पर 63 रुपए 64 रुपए के आसपास नजर आता है। एक बड़ा मूव आ चुका है, मुझे लगता है कि और बड़ी तेजी बनेगी। अगर आपने खरीदा है खबर सुन करके तो स्टॉप लॉस रखें 56 रुपए 50 पैसे का। ऊपर मुझे लगता है 63 तक सीधी दौड़ स्टॉक में देखने को मिलेगी। और एक और स्टॉक है जो एकमात्र स्टॉक है एफएनओ में, वायदा कारोबार में, फर्टिलाइजर कंपनियों का, कोरोमंडल फर्टिलाइजर। आई एम श्योर लगभग सबके इंटरेस्ट में, सबके रिकमेंडेशन में रहा है। रजत सर आप हमारे साथ है वैसे तो एसपीएल के लिए, लेकिन आपकी एक्सपर्टाइज का फायदा उठाया जाए। चार्ट्स हैं क्या आपके पास लाइव? कोरोमंडल के चार्ट्स देख सकते हैं सर? कोरोमंडल इंटरनेशनल का चार्ट जो दिखा रहे हैं ऑलरेडी, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट पिछले 5 दिनों से चल रहा था और ये अभी जो 817 का भाव है, ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज को आज बहुत बेहतरीन रूप से क्रॉस किया है। अभी 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। मतलब इसमें पूरी तरह एक बाउंस बैक दिखा जा रहा है। मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि ये 850 तो मिनिमम इस मूव में दिखाएगा, वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट इसमें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, मतलब 6 से 9 महीना का टारगेट मान के अगर इसको लेंगे तो 925 से 940 तक की उम्मीद करना चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये है फ्यूचर्स 3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस वक्त सारे फर्टिलाइजर शेयरों में भरपूर एक्शन, दमदार एक्शन बनता हुआ आपके लिए। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी से लेनी है हमें लॉन्ग टर्म पिक। सिद्धार्थ जी बताइए, एक तो ओहो आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भागे जा रहा है, मतलब एफएनओ में क्या आया है, पंख लग गए, मतलब 500, 550, 550 कहाँ तक पहुँच गया भगवान ही जाने। पहले तो बताएं सर, अब कौन सी पिक है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में एक्चुअली ये उस समय पे हमने रेकमेंड किया पिछले फ्राइडे को, जब मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत बड़े शांत थे और एनर्जी की जरूरत थी, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने एनर्जी भर दी सभी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बेहतरीन कंपनी, अगर आपका निवेश है तो बिल्कुल बने रहे। अब लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अनिल जी, बाहर अभी कोविड के टाइम से बहुत रह चुके घर में, तो अब इच्छा होती है कि कहीं घूम आए, और कहीं अगर घूमने जाना है तो आपको खरीदना चाहिए ईज माई ट्रिप, क्योंकि बुकिंग्स भी ईज माई ट्रिप से हो रही है। ईज माई ट्रिप ट्रैवल टूरिज्म, कोविड के चलते थर्ड वेव आने की जो एक उम्मीद लगा रहे हैं सब, तो घूमने चले जाना चाहिए। और ईज माई ट्रिप बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही 60,000 के करीब ट्रैवल एजेंट्स हैं इनके, जीरो डेट, बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल टाइप्स किए, हाल में इन्होंने जस्ट डायल के साथ भी टाइप किया है। ईज माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, कहीं ना कहीं घूम आए। टारगेट होगा 550 का। टारगेट के लिए ईज माई ट्रिप पर करें खरीदारी, बुकिंग करें ईज माई ट्रिप पर और रहें इंडियन होटल्स में, क्योंकि इंडियन होटल्स आज अनिल जी की पसंद है। खरीदारी करें, पोजिशनल बेसिस पर 175 के टारगेट है, और ईज माई ट्रिप सिद्धार्थ जी की पसंद है 550 के टारगेट के लिए। फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, ट्रैवल सीजन शुरू हो रहा है, तो नजर रखिए इन सारे काउंटर्स पर एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। आइए 10 की कमाई लेते हैं किरण जी की पसंद। किरण जी बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? किरण जी आज तो डबल बोनांजा हो गया सर, दूसरी बार म्यूट है आज। अच्छा, सेंचुरी टेक्सटाइल्स मेरा 10 की कमाई वाला पिक रहेगा। अच्छे खासे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इधर से 835 से लेके 800 के आसपास से आपको एक्यूमुलेट करना है। आपका स्टॉप लॉस 750 का रखना चाहिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर 3 से 4 महीने देते हैं तो कैजुअली हम लगभग 1000 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। और दीप, मेरे लिए एक प्लीज बिगुल बजवाइए, एक बहुत बेहतरीन कॉल देखने को मिल रहा है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के पास। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं किरण जी। दीप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस आज लगभग 9% के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1-1.5 हफ्ते के नजरे से लेना चाहिए, और लेना चाहिए 2360 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी लगभग 78-79 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए का, और टारगेट्स के लिए अगर 1-1.5 हफ्ता देते हैं तो 115-125 के टारगेट्स आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाने चाहिए। तो आपको बाय करना है 2360 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 78-79 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। कृष्णा इंडस्ट्रीज में ऑप्शन के जरिए करें ये ट्रेड 2360 रुपए एट द मनी कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। ये है आपके लिए राय। स्टॉप लॉस 70 का और टारगेट 115-125 का। इस बीच एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर प्रोडक्शन कट। पहले कोविड की वजह से होता था, अब सेमीकंडक्टर्स की चिप्स की सप्लाई की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। सितंबर के महीने में 7 दिन प्रोडक्शन बंद रहेगा। हालांकि इनकी जो वो आजकल जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है ना XUV 700, 700 नहीं है वो 700 है, उसमें जो पीछे 2 जीरो है ना, जीरो और ओ में फर्क दिखता नहीं है। ये XUV 700 ये इसका प्रोडक्शन कट नहीं होगा, लेकिन बाकी जो प्रोडक्शन है वो कट होगा। 20 से 25% प्रोडक्शन कम होगा। मामला सीरियस भाई। महिंद्रा
ये आपके लिए खबर आती हुई दिखी। तो प्रोडक्शन कटौती की खबर, स्टॉक नेचुरली नीचे तो हो गई। कौन कौन? टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3 की तो आ चुकी है प्रोडक्शन कट की खबरें। तो ऑटो शेयरों के लिए मुश्किल भरा वक्त। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक लेने का। रजत सर से जान लें उनकी पोजिशनल पिक। रजत सर बताइए। अनिल जी पोजिशनल पिक तो देंगे, उसके पहले थोड़ा अपना बधाई ले ले, क्योंकि आप जो IEX का बात कर रहे थे, आपको याद दिलाना चाहता हूँ 14 जनवरी 223 रुपया में इसको रिकमेंड किया था मैंने। 19 मई के दिन 381 रुपया में रिकमेंड किया, और 21 जुलाई मतलब 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, उस दिन 427 पे रिकमेंड किया था। ये जो लास्ट 427 में रिकमेंड किया था उसका 623 का टारगेट अभी तक इसको बना नहीं है, लेकिन बन जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म कंपनी, ये इस मान के मैंने 3 बार इसको आपके चैनल पे रिकमेंड किया था, क्योंकि ये मुझको बहुत अच्छा कंपनी लगता है। मेरा खुद की बधाई तो लेना नहीं आता है, लेकिन आज फिर भी आपको इतना अच्छा लगा देख के मैंने थोड़ा सा याद दिलाने का सोचा है। उसके लिए माफी मांगता हूं। और वाकई में बहुत बहुत बधाई आपको। 3 बार 4 बार किसी स्टॉक को रिकमेंड करना बड़ी बात है, वो आपका कन्विक्शन दिखाता है। जैसा आप टिमकेन भी 3री-4थी बार रिकमेंड कर रहे हैं। जब आप एक स्टॉक को कई बार रिकमेंड करते हैं तो फिर आप उसके बारे में बड़े श्योर होते हैं, आपको फंडामेंटल्स भी पता है, टेक्निकल्स में तो कोई खैर आपका हाथ ही नहीं पकड़ सकता, और आपका कन्विक्शन दर्शकों के काम आता है। तो सेम सिद्धार्थ जी आपके केस में मैं यही कहूंगा कि IEX जबरदस्त पिक, हर एक लेवल पे आपको रजत सर ने रिकमेंड किया, और 625 का भी टारगेट कहाँ, ये आसपास ही कभी भी आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर आज की अब पोजिशनल पिक आपकी एसपीएल में। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अभी कुछ दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो ड्रोन के पॉलिसी लाए हैं, उसके बाद में इस कंपनी का कुछ तो भागीदारी रहेगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाता है, ड्रोन डिटेक्शन का। तो अगर ज़्यादा ड्रोन चलता रहेगा तो उसमें ड्रोन डिटेक्शन का भी ज़रूरत पड़ेगा। एक्चुअली ये स्मॉल आर्म्स डिफेंस कंपनी है, तो इसका कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ये देता है, और इसका वर्चुअल साइमुलेशन का भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। तो ये कंपनी अभी काफ़ी तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ भाग रहा है, और मुझको समझ में आता है कि और भी ऊपर चलेगा। मैंने 145 और 163 ये दोनों टारगेट मान के आपको कॉल तो भेजा था, लेकिन अभी इसका चलन देखते हुए लगता है कि 200 भी ये पार कर जाएगा तो कोई बड़ा बात नहीं होगा। लेकिन कोई भी भाव में लीजिएगा, वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। हम पोजिशनल पिक के रूप में कोई ले रहे हैं तो 6 से 9 महीना में इसको 208 तक का भी उम्मीद कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 95 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तब वोलेटिलिटी में ये बच जाएगा। नहीं तो कई बार अच्छी कंपनी वोलेटिलिटी के कारण हाथ से निकल जाता है। ओके, तो ये है आपके लिए जेनटेक, और आपको याद होगा जी बिजनेस की हमने आपके सामने एक्सक्लूसिव रिसर्च रखी थी, और उस एक्सक्लूसिव रिसर्च में हमने कहा था हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी जो ड्रोन बनाती है। इस खबर के बाद हमने आपके सामने स्पेसिफिकली रखे थे। मुझे याद है पीएम मोदी साहब ने दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास ट्वीट किए थे। 2 ट्वीट आए थे उनके कि हमने ये पॉलिसी बना दी है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह हमने बाजार खुलते ही वहाँ पर हमने आपको ये रिसर्च करके बताया था। एक तो DCM श्रीराम का बताया था, जो कि जिनका टर्की की कंपनी के साथ टाई अप है ड्रोन को लेकर। वो बनाते नहीं है लेकिन उनका टाई अप है, लेकिन हिंदुस्तान में ड्रोन बनाने वाली एकमात्र कंपनी। और कल ही आपने देखा, कल हमने फिर से कहा था कि अभी तो शुरुआत है इस स्टॉक में। आपने देखा किस तरह से 180 करोड़ की ऑर्डर बुक थी 2 महीने पहले, वो डबल होती हुई दिखी है, लगभग 400 करोड़ के आसपास कल ऑर्डर बुक पहुंचती हुई दिखी। कल ये खबर थी, और आज देखिए फिर से 18-20%। अब 7 दिन में 100 से 140 होता हुआ दिख रहा है, लोगों को अब समझ में आ रहा है। लेकिन जी बिजनेस ने आपके लिए एक्सक्लूसिव रिसर्च इसीलिए पहले से बना कर रखी थी, और अगर आपने उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। तो ये है आपके लिए बड़ी और एक्शन वाली स्टॉक जेन टेक्नोलॉजी। रजत सर को भी जबरदस्त है पसंद। आइए सिद्धार्थ जी से भी ले लें उनकी पोजिशनल पिक। सिद्धार्थ जी बताएंगे। बिल्कुल, IEX के लिए अनिल जी बहुत बहुत बधाई रजत सर को। और आज जो पोजिशनल तौर पे स्टॉक लाया हूं वो एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से है, और मैन्युफैक्चरिंग धमाल करने वाला है आने वाले टाइम में। और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी और बहुत ही बड़ी पेरेंट है, जर्मन बेस्ड पेरेंट है KSB लिमिटेड।
केएसबी लिमिटेड पे खरीदारी की राय है। और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, पंप्स वगैरह और न्यूक्लियर पावर इक्विपमेंट्स में तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी केएसबी लिमिटेड। इनके जो नतीजे आए थे अभी, रेवेन्यू बहुत दमदार 38% के करीब, मार्जिन 13% के करीब, मुनाफों की बात करें तो 3 टाइम्स मुनाफे बढ़ गए और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और नतीजे। और आउटलुक मैनेजमेंट का पेरेंटेज बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज और बेहतर करेंगे। न्यूक्लियर पावर की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रोबस्ट दिख रही है। केएसबी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग को भूलना नहीं है। 1411 टारगेट रहेगा। 11 के टारगेट के लिए केएसबी लिमिटेड, इस पर करनी है खरीदारी। ये है सिद्धार्थ जी की राय। आइए अनिल जी की तरफ से एक और पिक आज की बिगुल आज के 2000। दीप, खरीदारी करने की राय और खरीदारी करनी है पूरी तरह से फर्टिलाइजर से जुड़े हुए शेयरों में। और आज ऐसा स्टॉक मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको सरप्राइज होगा कि क्या ये भी फर्टिलाइजर स्टॉक है। जी हाँ, एमएमटीसी 46 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और अगर आप एमएमटीसी का रेवेन्यू मिक्स जाकर देखेंगे तो इसका 1/3 रेवेन्यू फर्टिलाइजर से आता है। अब तो फिर मैंने यही क्यों चुना है, क्योंकि अभी अभी जो चेतन ने खबर दी कि आप सर्टेन रूल्स फॉलो करेंगे कॉस्ट के, प्रोडक्टिविटी के, अवेलेबिलिटी के, तो उसके बाद आपके लिए ये प्राइसिंग का बेनिफिट मिलेगा। एमएमटीसी वो कंपनी है जो ये रूल ऑलरेडी फॉलो करती है। तो एमएमटीसी के लिए आज फर्टिलाइजर के केस में जो 1-1.5% के आसपास के मार्जिन होते हैं वो आराम से बढ़कर 4 से 5% के मार्जिन हो सकते हैं। तो मार्जिन एक्सपांशन जो होगा, जो कंपनियां पहले से तैयार है या जो कंपनियां इन रूल को फॉलो कर रही है, उनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी। तो एमएमटीसी ये एक ऐसा स्टॉक है जो कमाल कर सकता है। यहाँ से 43 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 48 रुपए का छोटा सा टारगेट है। 51-54 पोजिशन टारगेट के लिए, 54 तक के टारगेट के लिए खरीदे। 48, 51, 54 ये 3 टारगेट रखिए। यहाँ पर आपके लिए बढ़िया मौके बन सकते हैं एमएमटीसी के लिए। न सिर्फ एमएमटीसी बल्कि दीप मैं कहूँगा कि इनफैक्ट ये जो खबर है, यहाँ प्राइसिंग का आपको एक धीमे धीमे करके अथॉरिटी दिया जा रहा है, ये तमाम आपके लिए उन सारे शेयरों के लिए भी फायदेमंद है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। अभी तक हम जो जितना भी डिस्कशन कर रहे थे सारी की सारी सरकारी कंपनियों का किया हमने। आरसीएफ, एनएफएल, मद्रास, फैक और क्या जीएनएफसी, जीएसएफसी, एक कोरोमंडल को छोड़ दे जो एफएनओ का स्टॉक था। एमएमटीसी भी सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनियों के लिए तो है ही, लेकिन कई सारी प्राइवेट कंपनियों के लिए भी फायदे की बात है। मसलन स्पिक सुमित जी का फेवरेट स्टॉक रहा है। सुमित जी, स्पिक के चार्ट भी आप देखकर तैयार रखिए। स्पिक हुआ, चंबल फर्टिलाइजर हुआ, मैंगलोर केमिकल जो हमने एसआईपी के तौर पर रिकमेंड किया था, वो सारे स्टॉक्स भी नजर पे डालेंगे। कि उससे पहले एक बार जल्दी से एमएमटीसी के चार्ट पर कुणाल जी अपनी राय दीजिए, कैसे दिख रहे हैं इसके चार्ट्स? अनिल जी, चार्ट बहुत अच्छा है, पहले की तुलना में बहुत बड़ा सुधार चार्ट पर दिखता है और एक पैटर्न भी बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। और इस पैटर्न का लक्ष्य अगर आप निकालते हैं तो 53 रुपए का टारगेट बनता है। अनिल जी, मेरे ख्याल से आपने भी 54 का लक्ष्य दिया है, तो 53 का टारगेट परफेक्ट है मेरी राय में। 53-54 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, बिल्कुल बाय करने की राय। तो मैं कम कर देता हूँ 1 रुपये, आपका टारगेट ज्यादा ठीक है सर। आप तो चार्ट वार्ट देके मैं तो अंदाज से देता हूँ कि 48 बढ़ा 3 और बढ़ेगा 51, 51 बढ़ा 3 और बढ़ेगा 54। तो कुणाल जी जो दे रहे हैं वो टारगेट, मेरा भी फाइनल टारगेट कुणाल जी के साथ कर देता हूँ 53 रुपये। तो और इसको खरीदारी करने की राय है इस वक्त। आइए सुमित जी, स्पिक आपका फेवरेट स्टॉक, और मुझे याद है इसी हफ्ते भी शायद आपने रिकमेंड किया है इसको, राइट? अनिल जी देखिए, स्पिक के अंदर बिल्कुल पोजीशन होल्ड करें। हाँ, बिल्कुल रिकमेंड किया है। और ये स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वापस से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और स्टॉक यहाँ से ऊपर का दिखाने को तैयार है, जिसमें 60 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 68 रुपीज का दूसरा टारगेट बनेगा आने वाले दिनों में। 1-2 दिन का स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंटली इसको होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव बन सकता है। ऊपर में टारगेट 58 से 60 के पहले बनेंगे और दूसरा टारगेट बनेगा 68 रुपए तक का। तो जल्दी ही स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। अनिल जी, एक बिगुल भी मेरे पास एक स्टॉक आया रडार पे। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए तैयार है सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सुमित जी।
अनिल जी देखिए, ये टेक्सटाइल स्टॉक्स के अंदर भी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक एक करके वापस से तेजी चालू हो रही है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 95 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है अरविंद। पिछले 7 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। अरविंद के अंदर मेरे को लग रहा है इस बार सेंचुरी लगने को तैयार है। एक करेक्शन के बाद पहले सेंचुरी लगी थी, फिर एक करेक्शन आया और अब वापस से करेक्शन के बाद तेजी दिखाने को तैयार है। सीएमपी पे खरीदारी करें अरविंद को। 90 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 102 रुपए का और दूसरा टारगेट बनेगा 111 रुपए का। आने वाले दिनों के अंदर, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अरविंद में एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा। 102 रुपए से लेके 111 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 90 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। बाय करके चलने का सलाह रहेगा अरविंद के अंदर। तो ये है आपके लिए अरविंद लिमिटेड में खरीदारी करने की राय। एक और एसआईपी स्टॉक डबल होता हुआ यहां पर अब भी मजबूती बनी रहेगी। आइए अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक का। सिद्धार्थ जी ने दी है अपनी लॉन्ग टर्म पिक ईज माई ट्रिप पोजिशनल केएसबी। सिद्धार्थ जी बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। ये ऐसा सेक्टर है अनिल जी जिसने बहुत धन वर्षा की है लोगों पे, और धन वर्षा करने वाला सेक्टर है केमिकल का। ये केमिकल की कंपनी जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जिस हिसाब से मैंने 260 में रेकमेंड किया 500 पार, वैसे ही सेम काइंड ऑफ केमिकल में है ये कंपनी। और ये कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। रेफ्रिजरेंट, स्पेशलिटी केमिकल, फ्लोरीन बेस्ड जितने भी केमिकल होती है ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ इन्होंने एक नया फाइलिंग किया है, वो लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट। ये जो केमिकल है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में लगेगा, लिथियम आयन बैटरीज जो होती है उसमें लगेगा। तो ये बहुत ही नई चीज है जो कंपनी करने जा रही है। 350 करोड़ का केपेक्स है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और हाई मार्जिन का बिजनेस करती है, क्योंकि फ्लोरीन बेस्ड केमिकल जो होता है अनिल जी वो हाई मार्जिन बेस्ड होता है। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल पे मेरी खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 1840 का, धन वर्षा वाला सेक्टर। ओके, तो 1840 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है गुजरात फ्लोरो। ये है सिद्धार्थ जी की राय। आइए रजत सर से भी लेंगे उनकी शॉर्ट टर्म पिक, पर उससे पहले समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे।